नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। इस लेक्चर में हम ग्रुप ऑडिट के सभी कंसेप्ट्स का डिटेल में रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि ये ग्रुप होते कौन है, किन्हें ग्रुप बोला जाता है। ये सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। तो ग्रुप बोला कैसे जाता है। तो देखो, अगर मान लो कोई कंपनी है, इस कंपनी के कुछ सब्सिडरीज, एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर्स हैं कि ये कंपनी उसके कुछ सब्सिडरीज हैं, एसोसिएट्स हैं, जॉइंट वेंचर्स हैं। तो इन सभी को मिलाकर ही क्या बोला जाएगा, ग्रुप बोला जाएगा। ये सब क्या है, ये ग्रुप है। तो इन सबका कलेक्शन, पेरेंट का, सब्सिडरी का, एसोसिएट का एंड जॉइंट वेंचर का कलेक्शन, यही क्या है, यही है ग्रुप। यही क्या है, इसे ही ग्रुप बोला जाता है। इसे ही क्या बोला जाता है, ग्रुप बोला जाता है। अब जब ग्रुप कंपनी है, ये क्या है, ग्रुप कंपनी। अब क्या करना होता है, जो पेरेंट कंपनी है इसको CFS बनाना होता है। जो पेरेंट कंपनी है इसे CFS बनाना होता है। तो हम देखेंगे कि इस CFS की ऑडिट कैसे होगी। हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं कि CFS की ऑडिट कैसे होगी, इस CFS की ऑडिट कैसे होगी। अब एक बार हम पूरे चैप्टर का ओवरव्यू कर लेते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। तो देखो, ओवरव्यू देख लो एक बार। हम एक तो देखेंगे एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्रिपरेशन ऑफ CFS, एप्लीकेबिलिटी ऑफ CFS कि किन किन कंपनीज को CFS बनाना है, किन किन कंपनीज को CFS बनाना है, CFS कैसे बनाना पड़ेगा, CFS किन कंपनी को CFS बनाना है और CFS उनको बनाना कैसे है, ये हम देखेंगे। नॉन एप्लीकेबिलिटी कि सब्सिडरी, एसोसिएट और जॉइंट वेंचर होते हुए भी, किसी कंपनी की सब्सिडरी, एसोसिएट और जॉइंट वेंचर होते हुए भी किन कंपनीज को CFS नहीं बनाना, कि सब्सिडरी, एसोसिएट और जॉइंट वेंचर होते हुए भी किन कंपनीज को CFS नहीं बनाना, ये भी हम देखेंगे। और हम क्या देखेंगे, ऑब्जेक्टिव ऑफ CFS ऑडिट। CFS बोल दिया ग्रुप, दोनों एक ही बात है। CFS ऑडिट बोल दिया, ग्रुप ऑडिट बोल दो, दोनों एक ही बात है। कि CFS ऑडिट करने के ऑब्जेक्टिव क्या है, CFS ऑडिट करी क्यों जा रही है, ये जो ग्रुप ऑडिट करी जा रही है ये क्यों करी जा रही है, ये हम देखेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक हम क्या देखेंगे, ऑडिटिंग दी कंसोलिडेशन कि ग्रुप की ऑडिट करी कैसे जाएगी और ग्रुप की ऑडिट कैसे करी जाएगी, ये हम देखेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे रिपोर्टिंग कैसे होगी, ग्रुप ऑडिट के अंदर रिपोर्टिंग कैसे करी जाएगी। तो हम क्या क्या देखने वाले हैं, किन कंपनीज को CFS बनाना है, किन को CFS नहीं बनाना, CFS ऑडिट करने के ऑब्जेक्टिव क्या हैं, ऑडिट करी कैसे जाएगी और उसकी रिपोर्टिंग कैसे होगी, ये सब हम इस चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, जो कि है एप्लीकेबिलिटी ऑफ CFS। पहला टॉपिक लिखो, एप्लीकेबिलिटी ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्रिपरेशन ऑफ CFS। किन कंपनीज को CFS बनाना है, तो यहाँ पे बताया गया एज पर कंपनीज एक्ट। तो जो CFS बनाने की रिक्वायरमेंट है ये कहाँ पे दी गई है, ये कंपनीज एक्ट के अंदर दी गई है। CFS बनाने की रिक्वायरमेंट कहाँ पे दी गई है, कंपनीज एक्ट के अंदर। तो यहाँ पे बोला गया अगर किसी कंपनी के वन और मोर सब्सिडरी, एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर्स हैं, अगर किसी कंपनी के एक या एक से ज़्यादा सब्सिडरी, एसोसिएट और जॉइंट वेंचर है तो उस कंपनी को क्या करना है, उस कंपनी को CFS बनाना है। इस कंपनी को ऐसा नहीं कि ओनली CFS ही बनाना है, इस कंपनी को अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाने हैं। जब नॉर्मली ये कंपनी क्या करती है, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है, अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है। तो एक ग्रुप कंपनी को भी क्या करना है, अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बनाने ही बनाने हैं, उसे अपने सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बनाने ही बनाने हैं, साथ में उसे CFS भी बनाना है, अब हम देखेंगे कि CFS बनाएंगे कैसे, कि CFS कैसे बनाएंगे। तो जो यहाँ पे जो हम देखने वाले हैं वहाँ कहाँ पे गिवन है, आपके FR सब्जेक्ट में। जो भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं वो आपके FR सब्जेक्ट में आप पढ़ते हो। तो CFS कैसे बनेगा, एज पर शेड्यूल 3 एंड एप्लीकेबल ES या फिर इंड AS। ES तो कौन सा होता है, CFS के लिए 21 और इंड AS कौन सा होता है, 110। तो CFS कैसे बनेगा, आपको कैसे बनाना है CFS, शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग। कैसे बनाना है, शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग। ये आप FR के अंदर देखते हो, शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग CFS कैसे बनता है, क्या कि शेड्यूल 3 का फॉर्मेट क्या होता है, उसमें डिटेल में आप देखते हो FR के अंदर। तो CFS कैसे बनेगा, शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग और एप्लीकेबल AS या इंड AS के अकॉर्डिंग। अगर कोई कंपनी AS फॉलो कर रही है तो उसे क्या करना है, AS 21 के अकॉर्डिंग CFS बनाना है। और अगर कोई कंपनी इंड AS 110 फॉलो कर रही है तो उसे क्या करना है, इंड AS के अकॉर्डिंग
क्या करना है, CFS बनाना है। अगर कोई कंपनी इंड एस फॉलो करती है तो उसे इंड एस 110 के अकॉर्डिंग CFS बनाने। तो हो गया CFS बनेगा कैसे। फिर लास्ट पॉइंट और देखो कि मान लो अगर किसी कंपनी के सब्सिडरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर होते हुए भी उसे CFS नहीं बनाना, तो उसे क्या करना होगा कि अगर मान लो किसी कंपनी को CFS बनाने की नीड नहीं है तो उसे क्या करना है, उसे शेड्यूल 3 के अंदर, उसको शेड्यूल 3 के अंदर जो भी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स गिवन की गई हैं कि अगर किसी कंपनी को CFS बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी कंपनी को CFS बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है तो उसे क्या करना है, उसे शेड्यूल 3 के अंदर जो भी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स गिवन की गई हैं उनको कंप्लाई करना है, शेड्यूल 3 के अंदर जो जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स हैं उनको से कंप्लाई करना होगा। अब आप बोलोगे कि ऐसी कौन सी कंपनीज है जिनको CFS नहीं बनाना, ऐसी कौन सी कंपनीज हैं जिनको CFS नहीं बनाना, कि जिनके सब्सिडरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर्स हैं फिर भी उन्हें CFS बनाने की नीड नहीं, तो ऐसी कौन सी कंपनीज है। तो यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है। तो पहला टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया, एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्रिपरेशन ऑफ CFS, किन कंपनीज को CFS बनाना है। तो वापस देखो, ऐसी कंपनी जिसके एक या एक से ज़्यादा सब्सिडरी, एसोसिएट या जॉइंट वेंचर है उसे अपनी ओन फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बनाने ही बनाने हैं, साथ में उसे CFS भी बनाना है। अब CFS बनेगा कैसे, आज पर शेड्यूल 3 एंड एप्लीकेबल EAS या फिर इंड AS। और जिन कंपनी को CFS बनाने की नीड नहीं है उन्हें क्या करना है, शेड्यूल 3 के अंदर जो भी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स हैं उनको कंप्लाई करना है। फिर नेक्स्ट टॉपिक आओ, नॉन एप्लीकेबिलिटी। सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं नॉन एप्लीकेबिलिटी एज पर कंपनीज एक्ट। किन कंपनीज को CFS नहीं बनाना, तो यहाँ पे बोला गया कि ये कंपनी को CFS नहीं बनाना अगर बिलो ऑल 3 कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे तो, ऑल कंडीशन। ये कंपनी को CFS नहीं बनाना अगर नीचे बताई गई सभी 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो, ये कंपनी को CFS नहीं बनाना अगर नीचे बताई गई सभी 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो ये कौन कौन सी कंडीशन हैं। तो देखो, पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन है कि वो कंपनी क्या होनी चाहिए, सब्सिडरी होनी चाहिए। वो कंपनी क्या होनी चाहिए, सब्सिडरी कंपनी होनी चाहिए। और उसके सभी मेंबर्स क्या करें, और उस सब्सिडरी कंपनी के सभी मेंबर्स क्या करें, राइटिंग में ये इन्फॉर्म करें कि उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो पहली कंडीशन क्या है कि वो कंपनी क्या होनी चाहिए, वो कंपनी खुद एक सब्सिडरी कंपनी होनी चाहिए, वो कंपनी खुद एक दूसरी कंपनी की सब्सिडरी होनी चाहिए। और उसके सभी मेंबर्स राइटिंग में ये इन्फॉर्म कर दें कि उन्हें इस बात से कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं है कि उनकी ये जो कंपनी है वो CFS नहीं बना रही। ये हो गई पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन बोली गई कि ये कंपनी लिस्टेड नहीं होनी चाहिए, इस कंपनी की जो सिक्योरिटीज हैं लिस्टेड नहीं होनी चाहिए। और थर्ड कंडीशन क्या है कि इस कंपनी की, ये जो सब्सिडरी कंपनी है, इस कंपनी की जो अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी है, या फिर और ये जो सब्सिडरी कंपनी, इसकी जो अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी है या फिर इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी है, वो क्या करती है, वो CFS बनाती है। तो 3 कंडीशन क्या है कि ये खुद क्या होनी चाहिए, सब्सिडरी कंपनी होनी चाहिए, और इसके सभी मेंबर्स क्या बोल दे कि इन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, और इस कंपनी की सिक्योरिटी लिस्टेड नहीं होनी चाहिए, और इस कंपनी की जो होल्डिंग कंपनी है, चाहे वो अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी हो या इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी हो, वो क्या करे, वो CFS फाइल कर दे। तो अगर सभी 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो इस कंपनी को CFS नहीं बनाना। तो इसके लिए आप एक एग्जाम्पल देखो, आप ए लिमिटेड की एक सब्सिडरी है बी लिमिटेड की एक सब्सिडरी है सी लिमिटेड। तो बताओ ए लिमिटेड किसकी पेरेंट हुई, पेरेंट ऑफ बी लिमिटेड किसकी पेरेंट हुई, पेरेंट ऑफ सी। तो यहाँ पे बोला गया कि बी लिमिटेड को CFS नहीं बनाना अगर उसके सभी मेंबर्स क्या करें, राइटिंग में ये बोल दें कि उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, इसकी सिक्योरिटीज अगर लिस्टेड नहीं है, और जो ए लिमिटेड है वो क्या कर रही है, वो CFS फाइल कर रही है। कि बी लिमिटेड को CFS नहीं बनाना, क्यों बी लिमिटेड क्यों नहीं बनाना, क्योंकि बी लिमिटेड क्या है, एक सब्सिडरी कंपनी है। बी लिमिटेड क्या है, खुद ही एक सब्सिडरी कंपनी है, और इसके सभी मेंबर्स अगर बोल दें कि उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, इसकी सिक्योरिटीज लिस्टेड नहीं है, या फिर
ए लिमिटेड ही क्या कर दे, CFS फाइल कर दे, और क्या करे, ए लिमिटेड क्या कर रही है, CFS फाइल कर रही है, तो ऐसे केस में बी लिमिटेड को CFS नहीं बनाना। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे अल्टीमेट और इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी का क्या मतलब है, तो इसी एग्जाम्पल में देखो, इसी को मैं एक्सटेंड कर देता हूँ कि मान लो ये कंपनी है एक्स लिमिटेड, एक्स लिमिटेड की सब्सिडरी है ए लिमिटेड, यानी एक्स लिमिटेड क्या हुई, पेरेंट ऑफ ए, पेरेंट ऑफ ए, पेरेंट ऑफ ए। तो बी लिमिटेड को CFS नहीं बनाना, अगर ए लिमिटेड या तो CFS फाइल कर दे या फिर एक्स लिमिटेड CFS फाइल कर दे, या तो ए लिमिटेड CFS बना दे या फिर एक्स लिमिटेड CFS बना दे, तो बी लिमिटेड को CFS बनाने की नीड नहीं है। ए लिमिटेड तो क्या हो गई, इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी, और एक्स लिमिटेड क्या हो गई, अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी, अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट देखो, नॉन एप्लीकेबिलिटी, नॉन एप्लीकेबिलिटी एज पर इंडेयस, एज पर इंडेयस, कि एज पर इंडेयस किन कंपनीज को CFS नहीं बनाना। आप देखो, जो कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग जो नॉन एप्लीकेबिलिटी है वो सभी पे एप्लीकेबल होगी, जो कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग जो नॉन एप्लीकेबिलिटी दी हुई है ये सभी पर एप्लीकेबल होगी, लेकिन जो नॉन एप्लीकेबिलिटी एज पर इंडेयस है ये उन पर एप्लीकेबल होगी जो कंपनी जो क्या कर रही हैं, इंडेयस फॉलो कर रही हैं, जो क्या कर रही हैं, इंडेयस फॉलो कर रही हैं। तो ऐसी कंपनी जो AS फॉलो कर रही हैं उस पर ये वाली नॉन एप्लीकेबिलिटी काम नहीं करेगी, उनके लिए ये नॉन एप्लीकेबिलिटी नहीं है। तो देखो इसके अंदर आप नॉन एप्लीकेबिलिटी एज पर इंडेयस, तो इंडेयस के अकॉर्डिंग किन कंपनीज को CFS नहीं बनाना, तो यहाँ पे बोला गया कि जो भी इन्वेस्टमेंट एंटिटी हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट एंटिटी हैं उनको CFS नहीं बनाना। इंडेयस के अकॉर्डिंग बोला गया कि जो भी इन्वेस्टमेंट एंटिटी हैं उनको CFS नहीं बनाना। तो यहाँ पे एक प्रश्न अराइज होता है, यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि इन्वेस्टमेंट एंटिटी होती कौन है, कि ये इन्वेस्टमेंट एंटिटी होती कौन है। तो हम देखते हैं इन्वेस्टमेंट एंटिटी होती कौन है। इन्वेस्टमेंट एंटिटी वो एंटिटी होती हैं जो क्या करती हैं, जो अपने इन्वेस्टर से फंड्स को कलेक्ट करती हैं। क्या करती हैं, ऐसी एंटिटी जो अपने इन्वेस्टर से क्या करती हैं, फंड्स को कलेक्ट करती हैं, उसके बाद इनको क्या करती है, फंड्स कलेक्ट करके इसको फर्दर इन्वेस्ट कर देती हैं, इसको फर्दर इन्वेस्ट कर देती हैं और अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न कमा के देती हैं, अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न कमा के देती है। तो इन्वेस्टमेंट एंटिटी क्या होती हैं, ये कौन होती है इन्वेस्टमेंट एंटिटी, तो ये वो एंटिटियाँ होती हैं जो अपने इन्वेस्टर से फंड कलेक्ट करके उन फंड्स को आगे इन्वेस्ट कर देती हैं, उन फंड्स को इन्वेस्ट करके क्या करती हैं, फिर ये अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न कमा के देती हैं, अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न कमा के देती है। तो इन्हीं एंटिटीज को क्या बोला जाता है, इन्वेस्टमेंट एंटिटी। यहाँ पे एक कंडीशन और बताई गई इन्वेस्टमेंट एंटिटी के लिए कि ये क्या होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट एंटिटी क्या करनी चाहिए कि अपनी सभी इन्वेस्टमेंट को ये क्या करे, अपनी सभी इन्वेस्टमेंट्स को, ऑल इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू बेसिस पर, फेयर वैल्यू बेसिस पर मेजर करे। क्या बोला गया कि इन्वेस्टमेंट एंटिटी तभी बोला जाएगा एक एंटिटी को अगर वो अपनी सभी इन्वेस्टमेंट्स को फेयर वैल्यू बेसिस पर मेजर करे। अब ऐसा क्यों, फेयर वैल्यू बेसिस ही क्यों बोला गया, तो वैसे तो आप इसको डिटेल में FR के अंदर समझते हो, यहाँ पे मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। इन्वेस्टमेंट एंटिटी का मतलब काम ही क्या है, इन्वेस्टमेंट एंटिटी का काम क्या है, इन्वेस्टमेंट को बाय और सेल करना, और से जो भी कमाई हुई वो इन्वेस्टर को पकड़ा देना। क्या करना, इन्वेस्टमेंट एंटिटी काम क्या है, इन्वेस्टमेंट्स को बाय और सेल करना, बाय और सेल करना। तो इसे बताओ अपनी इन्वेस्टमेंट को मेजर भी किस पे करना है, फेयर वैल्यू पे मेजर करना होगा, एक तरह से मार्केट वैल्यू पे। इसे क्या करना है, एक तरह से अपनी इन्वेस्टमेंट को मार्केट वैल्यू पे मेजर करना है। इसे कभी भी अपनी इन्वेस्टमेंट को कॉस्ट पे मेजर नहीं करना, इसे अपनी इन्वेस्टमेंट्स को कभी भी कॉस्ट पे मेजर नहीं करना, किस पे मेजर करना है, फेयर वैल्यू पे मेजर करना है। तो ये तो अभी तक हमने डेफिनेशन देखी। तो हमने क्या देखा कि इंडेस के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट एंटिटी को CFS नहीं बनाना, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट बोला गया कि जो इन्वेस्टमेंट एंटिटी की पेरेंट एंटिटी होगी, जो इन्वेस्टमेंट एंटिटी की पेरेंट एंटिटी होगी, पेरेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंटिटी, इसे तो क्या करना होगा, इसको तो CFS बनाना ही होगा। कि इन्वेस्टमेंट एंटिटी को CFS नहीं बनाना, लेकिन इन्वेस्टमेंट एंटिटी की जो पेरेंट एंटिटी है, इन्वेस्टमेंट एंटिटी की जो पेरेंट कंपनी है उसे क्या करना है, उसे तो CFS बनाना ही पड़ेगा, उसे तो CFS बनाना ही पड़ेगा। लेकिन मान लो कि पेरेंट भी क्या है, पेरेंट भी अगर इन्वेस्टमेंट एंटिटी है, पेरेंट भी अगर इन्वेस्टमेंट एंटिटी है तो इसे भी CFS नहीं बनाना, तो पेरेंट को भी CFS नहीं बनाना। तो इसके लिए हम एक बार एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक बार एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। देखो ए लिमिटेड, यह है पेरेंट, पेरेंट ऑफ बी, ए लिमिटेड की सब्सिडरी है बी लिमिटेड, बी लिमिटेड की सब्सिडरी है सी लिमिटेड। अब बी लिमिटेड क्या है, बी लिमिटेड है इन्वेस्टमेंट एंटिटी, बी लिमिटेड क्या है, इन्वेस्टमेंट एंटिटी।
तो बी लिमिटेड को एज पर इंडिया बी लिमिटेड को CFS नहीं बनाना, बी लिमिटेड को CFS नहीं बनाना। लेकिन जो ए लिमिटेड है इसे क्या है, ए लिमिटेड को CFS बनाना होगा, ए लिमिटेड को CFS बनाना होगा। लेकिन मान लो अगर ए लिमिटेड भी क्या है, ये भी क्या है, इन्वेस्टमेंट एंटिटी है, अगर ये भी क्या इन्वेस्टमेंट एंटिटी है तो इसे भी क्या है, इसे भी CFS नहीं बनाना। तो इसमें हमने क्या देखा कि अगर कोई एंटिटी इन्वेस्टमेंट एंटिटी है तो उसे CFS नहीं बनाना, लेकिन उसकी पेरेंट एंटिटी को तो CFS बनाना ही होगा। लेकिन अगर मान लो उसकी पेरेंट एंटिटी भी, जैसे यहाँ पर ए लिमिटेड, अगर ये भी क्या है, ये भी अगर इन्वेस्टमेंट एंटिटी है तो इसे भी CFS नहीं बनाना, तो इसको भी CFS नहीं बनाना। तो ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब इसके अंदर एक पॉइंट और दे रखा है, इसके अंदर एक एडिशनल पॉइंट और गिवन है जो कि हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे तभी हमें समझ आएगा। तो हम पहले वो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, नॉन एप्लीकेबिलिटी एज पर AS। नॉन एप्लीकेबिलिटी एज पर AS, तो इसके अंदर क्या बोला गया, इसके अंदर बोला गया कि AS के अकॉर्डिंग कंपनी को किन सब्सिडरीज को, कौन कौन सी सब्सिडरीज हैं जिनको उसको अपने CFS के अंदर इंक्लूड नहीं करना। AS के अकॉर्डिंग बोला गया कि ऐसी कौन कौन सी सब्सिडरीज हैं जिसको CFS के अंदर इंक्लूड नहीं करना। मान लो ए लिमिटेड है, इसके 5 सब्सिडरीज हैं, X, Y, Z, B और C, इसके 5 सब्सिडरी कंपनी है। तो इनमें से कौन कौन सी सब्सिडरी हैं जिनको कि CFS के अंदर इंक्लूड नहीं करना। अब कभी भी आप देखोगे CFS बनता है तो हम क्या करते हैं, सभी सब्सिडरीज को क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। लेकिन AS ने बोला कि ऐसी कुछ सब्सिडरीज कंपनी हैं जिनको CFS बनाते वक्त इंक्लूड नहीं करना, जिनको CFS बनाते वक्त CFS के अंदर इंक्लूड नहीं करना। तो वो हम देखने जा रहे हैं, तो इसको हम एक एग्जाम्पल से ही देख लेते हैं। इसकी स्टार्टिंग में हम एग्जाम्पल से करते हैं। तो देखो है ए लिमिटेड, ये क्या है, पेरेंट कंपनी। ए लिमिटेड क्या है, पेरेंट कंपनी। ए लिमिटेड की कुछ सब्सिडरीज हैं, X लिमिटेड, Y लिमिटेड और Z लिमिटेड। ए लिमिटेड की 3 सब्सिडरीज हैं, X लिमिटेड, Y लिमिटेड और Z लिमिटेड। तो ए लिमिटेड को, अब मानो कि ए लिमिटेड का वाई लिमिटेड में टेम्परेरी कंट्रोल है, ए लिमिटेड का वाई लिमिटेड में टेम्परेरी कंट्रोल है। तो अगर ए लिमिटेड का अपनी किसी सब्सिडरी में, अगर किसी कंपनी का अपनी सब्सिडरी में टेम्परेरी कंट्रोल होता है तो उसे क्या करना है, उसे अपने CFS में उस सब्सिडरी को इंक्लूड नहीं करना, उसे अपने CFS में उस सब्सिडरी को इंक्लूड नहीं करना। अब आप बोलोगे कि टेम्परेरी कंट्रोल होता क्या है, ये टेम्परेरी कंट्रोल होता क्या है। तो इसका मतलब होता है कि जिस टाइम पे एक्विजिशन किया गया, जिस टाइम पे ए लिमिटेड ने वाई लिमिटेड को एक्वायर किया, उस टाइम पे ए लिमिटेड की इंटेंशन क्या थी, क्या उस टाइम पे ए लिमिटेड की इंटेंशन ये थी कि वो वाई लिमिटेड के शेयर्स को नियर फ्यूचर में डिस्पोज ऑफ कर देगी। टेम्परेरी कंट्रोल का मतलब क्या है, क्या एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन उसकी इंटेंशन ये थी कि वो अपने सब्सिडरीज के शेयर्स को नियर फ्यूचर में डिस्पोज ऑफ कर देगी, कि सब्सिडरीज के अंदर उसके जो भी इन्वेस्टमेंट है उसको नियर फ्यूचर में सेल कर देगी। तो इसे ही बोला जाता है टेम्परेरी कंट्रोल, कि अगर वो नियर फ्यूचर के अंदर अगर मान लो इसके शेयर्स को डिस्पोज ऑफ करने वाली है तो इसे क्या बोला जाएगा, टेम्परेरी कंट्रोल। तो अगर किसी एंटिटी में टेम्परेरी कंट्रोल होता है, किसी सब्सिडरी में टेम्परेरी कंट्रोल होता है तो सब्सिडरी को CFS बनाते वक्त इंक्लूड नहीं करना। तो यहाँ पे ए लिमिटेड X लिमिटेड को CFS के अंदर इंक्लूड करेगी, Z लिमिटेड को भी इंक्लूड करेगी, लेकिन Y लिमिटेड को इंक्लूड नहीं करेगी। अब इसी एग्जांपल में देखो, मान लो Z लिमिटेड पर लॉन्ग टर्म फंड ट्रांसफर रेस्ट्रिक्शन है, अगर Z लिमिटेड पर लॉन्ग टर्म फंड ट्रांसफर रेस्ट्रिक्शन है तो भी ए लिमिटेड क्या करेगी, ए लिमिटेड CFS बनाते वक्त Z लिमिटेड को CFS के अंदर इंक्लूड नहीं करेगी, ए लिमिटेड Z लिमिटेड को CFS के अंदर इंक्लूड नहीं करेगी। अब ये एक दिक्कत आ रही है कि लॉन्ग टर्म फंड ट्रांसफर रेस्ट्रिक्शंस होती क्या है। ये क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि लॉन्ग टर्म फंड ट्रांसफर रेस्ट्रिक्शंस होती क्या है। इसका मतलब ये है कि Z लिमिटेड के अंदर जो भी फंड है वो Z लिमिटेड कभी भी ए लिमिटेड को ट्रांसफर ही नहीं कर सकती। लॉन्ग टर्म फंड ट्रांसफर का रेस्ट्रिक्शन का मतलब क्या है कि Z लिमिटेड अपने फंड्स को ए लिमिटेड को ट्रांसफर ही नहीं कर सकती। इसका मतलब ये होता है। तो अगर किसी सब्सिडरी पर लॉन्ग टर्म फंड ट्रांसफर रेस्ट्रिक्शन है तो उसको भी CFS के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाएगा, उसको भी CFS से एक्सक्लूड करना है, उसको भी क्या करना है, CFS से एक्सक्लूड करना है। तो नॉन एप्लीकेबिलिटी एज पर AS के अंदर हमने क्या देखा कि अगर किसी सब्सिडरी में टेम्परेरी कंट्रोल है या किसी सब्सिडरी पर लॉन्ग टर्म फंड ट्रांसफर रेस्ट्रिक्शन है तो उन सब्सिडरीज को CFS में इंक्लूड नहीं करना।
उन सब्सिडरीज को CFS में इंक्लूड नहीं करना। तो ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखो हमने यहाँ पर एक पॉइंट छोड़ा था, नॉन एप्लीकेबिलिटी एज पर इंड AS में। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि नो एग्जाम्पशन फॉर टेम्पोरेरी कंट्रोल और लॉन्ग टर्म रेस्ट्रिक्शंस। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो किसी सब्सिडरी पर, अगर पेरेंट कंपनी का किसी सब्सिडरी पर टेम्पोरेरी कंट्रोल है या सब्सिडरी लॉन्ग टर्म फंड ट्रांसफर रेस्ट्रिक्शन में ऑपरेट कर रही है, तो भी उसे क्या करना है, CFS में इंक्लूड करना है। इसी एग्जांपल में देखो, मान लो ए लिमिटेड क्या कर रही होती, इंड AS फॉलो कर रही होती। ए लिमिटेड क्या कर रही होती, इंड AS फॉलो कर रही होती। तो क्या करना होता है, इसे CFS के अंदर X, Y, Z तीनों को इंक्लूड करना होता। इसे क्या करना होता, CFS के अंदर X, Y, Z तीनों को क्या करना होता, तीनों को अपने CFS के अंदर इंक्लूड करना होता। तो इंड AS के अंदर ऐसी कोई भी एग्जाम्पशन नहीं है। इंड AS ने बोला कि अगर किसी कंपनी पर, किसी सब्सिडरी पर टेम्पोरेरी कंट्रोल है तो उसको भी आपको क्या करना है, अपने CFS के अंदर इंक्लूड करना है। और अगर किसी सब्सिडरी पर लॉन्ग टर्म रेस्ट्रिक्शन हैं तो उसको भी आपको क्या करना है, अपनी CFS के अंदर इंक्लूड करना है। तो हमने जितना भी तक देखा उसको हम एक बार कंसेप्ट बुक से देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखो हमने क्या देखा, एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्रिपरेशन ऑफ CFS किन कंपनीज को बनाना है। तो ये एज पर कंपनीज एक्ट गिवन है कि अगर किसी कंपनी की एक से ज़्यादा सब्सिडरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर है तो उसे अपने ओन फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बनाना ही है, साथ ही साथ CFS भी बनाना है। बनेगा कैसे, एज पर शेड्यूल 3 एंड एज पर एप्लीकेबल AS। फिर बोला गया अगर किसी कंपनी को CFS बनाने की नीड नहीं है तो उसे क्या करना है, उसे शेड्यूल 3 के अंदर जो रिक्वायरमेंट गिवन है उन्हें कंप्लाई करना होगा। फिर नॉन एप्लीकेबिलिटी देखी हमने कि किन कंपनी, एज पर कंपनीज एक्ट किन कंपनीज को CFS नहीं बनाना, कि अगर वो कंपनी खुद एक सब्सिडरी है, उसके मेंबर्स राइटिंग दे देते हैं कि उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, उसकी सिक्योरिटी लिस्टेड नहीं है और उसकी होल्डिंग कंपनी क्या करती है, CFS फाइल कर देती है। फिर हमने देखा नॉन एप्लीकेबिलिटी एज पर इंड AS। इसके अंदर हम देखा सबसे पहले कि इन्वेस्टमेंट एंटिटी होती कौन है, वो देखा। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा है कि इन्वेस्टमेंट एंटिटी को CFS नहीं बनाना, लेकिन जो उसकी पेरेंट कंपनी होगी, इन्वेस्टमेंट की जो पेरेंट एंटिटी होगी उसको तो CFS बनाना ही होगा। हाँ, अगर मान लो पेरेंट एंटिटी भी इन्वेस्टमेंट एंटिटी है तो उससे भी CFS नहीं बनाना। फिर लास्ट पॉइंट इसमें बोला कि इंड AS के अकॉर्डिंग टेम्पोरेरी कंट्रोल और लॉन्ग टर्म फंड ट्रांसफर रेस्ट्रिक्शन के लिए कोई भी एग्जाम्पशन नहीं है। फिर एज पर AS हमने देखा कि अगर टेम्पोरेरी कंट्रोल है और अगर लॉन्ग टर्म फंड ट्रांसफर रेस्ट्रिक्शन है तो उस सब्सिडरी को CFS में इंक्लूड नहीं करना, अब मैं आपको यहाँ पे कुछ मार्किंग वगैरह करवा देता हूँ। ये एकदम सिंपल टॉपिक है, इनकी लैंग्वेज भी आप देखोगे एकदम सिंपल है। तो देखो इसमें आप हाईलाइट करो वेयर कंपनी हैज वन और मोर सब्सिडरीज। फिर हाईलाइट करो यहाँ पे नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर CFS। यहाँ पे हाईलाइट करो wholly or partially owned subsidiary of another company and all its members in writing that they do not object, कि उसके सभी मेंबर्स राइटिंग में इन्फॉर्म कर दे कि उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ये सिक्योरिटी आर नॉट लिस्टेड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, अल्टीमेट और इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी, ये सब आप हाईलाइट कर लो। फिर इन्वेस्टमेंट एंटिटी वाले में आप ये लाइन हाईलाइट करो, हावर पेरेंट shall prepare CFS unless parent is also an investment entity। फिर लास्ट वन देखो, नो एग्जाम्पशन फॉर टेम्परेरी कंट्रोल और फॉर लॉन्ग टर्म फंड ट्रांसफर रेस्ट्रिक्शन। ये साल में कर लो आप फंड ट्रांसफर रेस्ट्रिक्शन। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, देख लेते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट। कि पेरेंट एंटिटी की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं, पेरेंट एंटिटी की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ये जो टॉपिक हम देखने जा रहे हैं इसका ऑडिट से कोई मतलब नहीं है, ये आपके FR से रिलेटेड है। तो पेरेंट की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पे बोला गया कि जो पेरेंट का मैनेजमेंट होगा, पेरेंट का जो मैनेजमेंट है उसकी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो CFS प्रिपेयर करे। पेरेंट के मैनेजमेंट की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो CFS प्रिपेयर करे। सबसे पहले तो उन्होंने बोला कि जो पेरेंट का मैनेजमेंट होगा उसे क्या करना है, CFS को प्रिपेयर करना है। फिर यहाँ पे इन्होंने कुछ एडिशनल रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी बताई, बताई जो कि आप FR के अंदर भी देखते हो, तो सबसे पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करना।
उन कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करना जिनको कि CFS के अंदर इंक्लूड करना है, इंक्लूडेड इन CFS, टू बी इंक्लूडेड इन CFS। तो हम टॉपिक क्या देख रहे हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट। पेरेंट की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तो सबसे पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसे CFS बनाना है, उसे CFS बनाना है। फिर बोला कि उसे क्या करना है, कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करना है कि उसकी कौन कौन सी सब्सिडरीज हैं, एसोसिएट्स और जॉइंट वेंचर्स हैं जिनको उसे CFS के अंदर इंक्लूड करना है। उसे पता करना है कि कौन कौन सब्सिडरीज हैं, एसोसिएट्स हैं, जॉइंट वेंचर्स हैं जिनको उसको CFS के अंदर इंक्लूड करना है। फिर सेकंड पॉइंट, उसे अपनी रिलेटेड पार्टीज को आइडेंटिफाई करना है। उसे क्या करना है, अपनी रिलेटेड पार्टीज को आइडेंटिफाई करना है कि उसकी रिलेटेड पार्टीज कौन कौन है। ऐसा क्यों करना है, क्योंकि रिलेटेड पार्टीज के साथ जो भी ट्रांजैक्शन होती हैं, उनका अलग से डिस्क्लोजर दिया जाता है, उनकी अलग से रिपोर्टिंग की जाती है। इसलिए पेरेंट को क्या करना है, पेरेंट के मैनेजमेंट को क्या करना है, उसे जितनी भी उसकी रिलेटेड पार्टीज हैं उनको आइडेंटिफाई करना है। जितने भी उनके रिपोर्टेबल सेगमेंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना है। ये आप FR में देखते भी हैं, FR में आप इंडेक्स पढ़ते भी हैं, रिलेटेड पार्टी से रिलेटेड, रिपोर्टेबल सेगमेंट से रिलेटेड, एक ऑपरेटिंग सेगमेंट नाम से आपके ये इंडेक्स होता है। तो उसे क्या करना है, रिपोर्टेबल सेगमेंट्स को भी आइडेंटिफाई करना है कि जो भी रिपोर्टेबल सेगमेंट्स होते हैं उनकी अलग से रिपोर्टिंग की जाती है, उनका डिस्क्लोजर दिया जाता है। इस कारण से उसे रिपोर्टेबल सेगमेंट्स को भी आइडेंटिफाई करना है। और उसे क्या करना है, उसे अप्रोप्रिएट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट करने हैं। उसे क्या करना है, अप्रोप्रिएट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट करने हैं। CFS बनाने से रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट होंगे वो भी कौन करेगा, पेरेंट ही करेगा। तो पेरेंट क्या क्या कर रहा है, कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई कर रहा है कि कौन कौन से कंपोनेंट्स को उसको CFS के अंदर इंक्लूड करना है, उसकी रिलेटेड पार्टीज कौन कौन है, उसके रिपोर्टेबल सेगमेंट कौन कौन से हैं, और उसे क्या करना है, कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट करने हैं। CFS से रिलेटेड उसे सभी एडजस्टमेंट करने, जैसे गुडविल का कैलकुलेशन, कैपिटल रिजर्व का कैलकुलेशन, NCI का कैलकुलेशन, इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन को एलिमिनेट करना हुआ, ये सब कौन करेगा, पेरेंट ही करेगा, पेरेंट का मैनेजमेंट ही करेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अगर मान लो पेरेंट एंड कंपोनेंट क्या कर रहे हैं, अगर डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो कर रहे हैं, तो क्या करना है, इनका हार्मोनाइजेशन करना है। इनका क्या करना है, इनको हार्मोनाइज करना है। मतलब क्या करे, पेरेंट का मैनेजमेंट ये ध्यान दे कि सेम ही अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो हैं, कि कंपोनेंट भी जो भी इसकी सब्सिडरीज, एसोसिएट और जॉइंट वेंचर्स हैं वो भी क्या करें, सेम ही अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो करें। उनका तालमेल बैठाना है, जो भी डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो हो रही है उनका तालमेल बैठाना है। लास्ट बोला गया गैप कन्वर्जन वेयर एप्लीकेबल, गैप कन्वर्जन वेयर एप्लीकेबल। इसका मतलब क्या है, गैप कन्वर्जन वेयर एप्लीकेबल। तो इसको एग्जांपल से समझो। मान लो कि अगर आपकी सब्सिडरी US में है, आपकी सब्सिडरी कहाँ पर है, US में है, और वो क्या कर रही है, US की गैप के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग कर रही है। कि आपकी सब्सिडरी US के अंदर है और US की गैप के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग कर रही है, तो आपको क्या करना है, इस सब्सिडरी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इंडियन गैप के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर देना है। इस सब्सिडरी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इंडियन गैप के अकॉर्डिंग क्या करना है, आपको कन्वर्ट करना है। तो यही बोला जाता है गैप कन्वर्जन। कि अगर आपकी कोई सब्सिडरी US वगैरह में, मतलब आपका कोई फॉरेन कंपोनेंट है, और वो डिफरेंट अकाउंटिंग फ्रेमवर्क में अकाउंटिंग कर रहा है, तो आपको क्या करना है, उसको इंडियन गैप के अकॉर्डिंग उसको कन्वर्ट कर देना है। तो ये काम भी किसका है, पेरेंट का ही काम है। तो पेरेंट का रेस्पॉन्सिबिलिटी बताओ क्या क्या है, CFS बनाने की रेस्पॉन्सिबिलिटी, कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करना है, उसे रिलेटेड पार्टीज को आइडेंटिफाई करना है, उसके रिपोर्टेबल सेगमेंट कौन कौन से हैं उनको आइडेंटिफाई करना है, और उसे कंसल्टेशन एडजस्टमेंट करने हैं। CFS से रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट होंगे वो भी कौन करेगा, पेरेंट करेगा। और उसे क्या करना है, अगर डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो हो रही हैं तो उनको हार्मोनाइज करना है, वो गैप कन्वर्जन करना है। तो जो भी देखा उसको हम एक बार कंसेप्ट बुक से भी देख लेते हैं। तो देखो, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट। तो पहला बोला गया कि प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन ऑफ CFS इज रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट ऑफ पेरेंट। दिस इंक्लूड्स, क्या क्या करने से, कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से कंपोनेंट्स को CFS के अंदर इंक्लूड किया जाएगा, रिपोर्टेबल सेगमेंट्स कौन से हैं, रिलेटेड पार्टीज कौन कौन है, कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट करने हैं उसे, वो डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज का हार्मोनाइजेशन करना है, और उसे गैप कन्वर्जन करना है, और क्या करना है, गैप कन्वर्जन उसे करने हैं। तो इसके लिए एक मेमोनिक भी बना लो आप, लिखो जी रिच। इसमें R 2 बार आ रहा है। R से क्या हो गया, रिपोर्टेबल सेगमेंट, और क्या हो गया, रिलेटेड पार्टीज, I से आइडेंटिफाइंग कंपोनेंट्स, C से कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट, और H से
हार्मोनाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, जिसे गैप कन्वर्जन। और इसमें कुछ अंडरलाइन भी कर लो। देखो यहाँ पे पहले फर्स्ट पॉइंट में कंपोनेंट्स आइडेंटिफाई करने की कौन कौन से कंपोनेंट सीएफएस के अंदर इंक्लूड होंगे, और उसे क्या करना है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को से आइडेंटिफाई करना है, और डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज को से क्या करना है, हार्मोनाइज करना है। ये पॉइंट देखो, आप करना चाहो तो कर लो, क्योंकि टोटल मिला के कितने पॉइंट्स हो गए, 6 पॉइंट हो गए। आप कोई भी 5 पॉइंट्स कर लेना, कोई भी आप 5 पॉइंट्स कर लेना। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटर कि सीएफएस की ऑडिट करते वक्त क्या ऑब्जेक्टिव हैं, सीएफएस की ऑडिट करने के ऑब्जेक्टिव क्या हैं। तो ये सेम ऑब्जेक्टिव हैं जो आप ऐसे 200 में पढ़ते हैं, जो आप ऐसे 200 में जो ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं वो सेम ही ऑब्जेक्टिव सीएफएस ऑडिट के लिए भी हैं, वो सेम ही एकदम बिल्कुल सेम है। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अगर हम देखें तो ऐसे 200 के अकॉर्डिंग बोला जाता है कि हमें ये देखना है, ऑडिटर को ये देखना है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्या वो एच पर एप्लीकेबल एफआरएफ है कि नहीं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्या वो एच पर एप्लीकेबल एफआरएफ है कि नहीं। तो ऐसे 200 के अकॉर्डिंग ऑडिटर को ये देखना होता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्या वो एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे किसकी ऑडिट हो रही है, सीएफएस की। तो यहाँ पे हमें देखना है कि जो सीएफएस है क्या वो एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ प्रिपेयर हुए हैं या नहीं हुए। फिर सेकंड पॉइंट, सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑडिटर को ये ओपिनियन देना होता है, ऑडिटर को ये ओपिनियन देना होता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्या वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं कि नहीं, क्या वो फेयरली प्रेजेंटेड है कि नहीं। यहाँ पे हमें क्या ओपिनियन देना है कि जो सीएफएस है क्या वो फेयरली प्रेजेंटेड है कि नहीं, क्या वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं या नहीं दे रहे। ये ऑडिटर को ऑब्जेक्टिव है, ये सब क्या ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव कि क्या सीएफएस एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ है, और ऑडिटर को ये ओपिनियन देना है कि क्या सीएफएस ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। अब यहाँ पे हम 2 एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं, 2 एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव देखेंगे हम। अगर ऐसे 200 के अकॉर्डिंग देखें तो ये ओनली ये 2 होते हैं ऑब्जेक्टिव। अगर ऐसे 200 के अकॉर्डिंग देखें तो ये ओनली ये 2 ही ऑब्जेक्टिव होते हैं। लेकिन हम यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव देखने जा रहे हैं, ऐसा क्यों। देखो सीएफएस बनाने की रिक्वायरमेंट किसके अंदर दी गई है, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग। कंपनीज एक्ट में सीएफएस बनाने की रिक्वायरमेंट है। तो कंपनीज एक्ट में कुछ रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स भी होती है, कंपनीज एक्ट में कुछ रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं। तो उनसे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव हैं। तो वो ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑडिटर को क्या करना है, उसे देखना है कि सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 और सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 के अंदर जो भी मैटर्स हैं उनको वो क्या करे, रिपोर्ट करे। तो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है कि सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 एंड सब सेक्शन 3 के अंदर जो भी मैटर्स दिए गए हैं उनको वो इंक्वायर करे और रिपोर्ट करे। ये ऑडिटर के नेक्स्ट 2 ऑब्जेक्टिव्स हो गए, तो ये 2 ऑब्जेक्टिव क्यों हैं, ये एक्स्ट्रा 2 ऑब्जेक्टिव क्यों हैं, क्योंकि रिपोर्ट ये आए कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग। कंपनीज एक्ट में कुछ रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स है, उसके कारण है। अब ये सेक्शन 143(1) क्या है, सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 क्या है, ये हम हमारे एक रिपोर्टिंग चैप्टर में डिटेल में पढ़ते हैं कि ऑडिटर को किन मैटर्स को इंक्वायर करना है, ऑडिटर को किन मैटर्स की रिपोर्टिंग करनी है। ये सब हम रिपोर्टिंग चैप्टर में एकदम डिटेल में देखते हैं। रिपोर्टिंग चैप्टर में, रिपोर्टिंग नाम से आपको एक चैप्टर है, उसके अंदर भी इन चीज़ों को डिटेल में देखते हैं। उस चैप्टर में हम सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 एंड सब सेक्शन 3 को डिटेल में देखेंगे। अब रिपोर्टिंग चैप्टर में एक और आता है कारो और आता है रिपोर्टिंग से रिलेटेड, लेकिन यहाँ पे वो नहीं दिया हुआ। वो क्यों नहीं दिया हुआ, क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है कि सीएफएस पर कारो एप्लीकेबल ही नहीं होता, सीएफएस पर कारो एप्लीकेबल ही नहीं होता। इस कारण से यहाँ पे कारो वाली रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट गिवन ही नहीं है। इस कारण से इधर ऑब्जेक्टिव के अंदर कारो वाली रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट गिवन ही नहीं है। तो ये हमारे 4 ऑब्जेक्टिव हो गए। क्या क्या है, सबसे पहले कि जो सीएफएस है क्या वो एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ है, ऑडिटर को ये ओपिनियन देना है कि क्या जो सीएफएस है वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है कि नहीं। और जो नेक्स्ट 2 ऑब्जेक्टिव हम देखने वाले हैं ये कंपनीज एक्ट की रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स हैं, सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 एंड सब सेक्शन 3। इसके अंदर ऑडिटर्स के जो भी मैटर्स होते हैं उनको इंक्वायर करना होता है और उनकी रिपोर्टिंग करनी होती है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है प्लानिंग ऑडिट ऑफ सीएफएस। कि ऑडिटर सीएफएस की ऑडिट की प्लानिंग कैसे करेगा। कभी भी ऑडिट करने से पहले क्या बनाता है ऑडिटर, प्लान बनाता है। सीएफएस ऑडिट में वो कैसे प्लान बनाएगा, तो लगभग सेम ही है, थोड़ा बहुत चेंज होगा। तो देखो क्या करने थे, सबसे पहले
जब भी प्लानिंग होती है, जब भी प्लानिंग की जाती है तो सबसे पहले क्या किया जाता है? जब भी प्लानिंग करी जाती है तो सबसे पहले उस एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग ली जाती है। जब भी प्लानिंग होती है सबसे पहले उस पूरी एंटिटी की, उसके कंट्रोल्स की, उनकी अंडरस्टैंडिंग ली जाती है। तो यहाँ पे भी क्या किया जाएगा? अंडरस्टैंडिंग ली जाएगी। ये अंडरस्टैंडिंग किस बात की ली जाएगी? उस पूरे ग्रुप की। यहाँ पे किसकी अंडरस्टैंडिंग ली जाएगी? यहाँ पे पूरे ग्रुप की अंडरस्टैंडिंग ली जाएगी। और किसकी अंडरस्टैंडिंग ली जाएगी? ग्रुप वाइज कंट्रोल्स की, ग्रुप वाइज कंट्रोल्स। यहाँ पे उस यहाँ पे एक सिंगल एंटिटी के कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग नहीं लेंगे हम, पूरे ग्रुप के कंट्रोल्स की, पूरे ग्रुप में कैसे कंट्रोल्स हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग लेंगे। और क्या अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि जो फॉरेन कंपोनेंट्स हैं वो कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो कर रही हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग लेंगे। तो यहाँ पे ऑडिटर क्या क्या अंडरस्टैंडिंग लेगा? पूरे ग्रुप की, पूरे ग्रुप एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग लेगा, ग्रुप कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग लेगा, और अगर फॉरेन कंपोनेंट है तो उसकी अकाउंटिंग पॉलिसीज की अंडरस्टैंडिंग लेगा। तो ये हो गया पहला काम। दूसरा काम क्या होता है प्लानिंग में? ये डिटरमाइन करना कि एनटीई क्या होगा, ऑडिट प्रोसीजर्स का नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट क्या होगा। तो ऑडिटर क्या करेगा? आरओएमएम को असेस करेगा और उसके बेसिस पर एनटीई ऑफ प्रोसीजर्स को क्या करेगा? डिटरमाइन करेगा। अब इसका मतलब क्या है? ऑडिटर क्या करेगा? रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, आरओएमएम क्या है? रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट को क्या करेगा? असेस करेगा। अब ये रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट क्या होती है? इसका एक आपके चैप्टर है रिस्क असेसमेंट नाम से, उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। रिस्क असेसमेंट नाम से आपके एक चैप्टर है, उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे कि आरओएमएम होता क्या है। तो ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिटर रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट को असेस करेगा और उस बेसिस पे डिसाइड करेगा कि उसे कितनी प्रोसीजर्स लगानी है। अगर मान लो आरओएमएम रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट ज़्यादा है, उसे लगता है, ऑडिटर को लगता है कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट ज़्यादा है, तो प्रोसीजर्स भी कितनी लगाएगा? प्रोसीजर्स भी वो ज़्यादा लगाएगा। लेकिन उसे लगता है कि आरओएमएम कम है, तो प्रोसीजर्स भी कितनी लगाएगा? कम लगाएगा। तो इस बेसिस पर आरओएमएम को असेस करके वो अपनी एंटी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स को डिटरमाइन करेगा। ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। अब आओ थर्ड पॉइंट में उसे क्या करना है? उसे अदर ऑडिटर के, उसे ये देखना है कि अदर ऑडिटर के वर्क को वो किस हद तक यूज़ करेगा, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेता हूँ मैं कि ये लिमिटेड है, इसकी 3 सब्सिडरीज हैं, एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड और जेड लिमिटेड। अब देखो, ऐसा जरूरी तो नहीं कि ए लिमिटेड का जो ऑडिटर है वो इन तीनों कंपोनेंट्स का भी ऑडिटर हो, वो इन सभी 3 कंपोनेंट्स का भी ऑडिटर हो सकता है कि ए लिमिटेड का ऑडिटर अलग हो, मतलब पेरेंट का ऑडिटर अलग हो और कंपोनेंट का ऑडिटर अलग हो। तो अब अगर कंपोनेंट का ऑडिटर अलग है तो ऑडिटर को क्या डिटरमाइन करना होगा? उसे क्या प्लानिंग करनी होगी? उसे प्लान करना होगा कि वो कंपोनेंट के ऑडिटर के वर्क को कितना हद तक यूज़ करेगा, कि वो कंपोनेंट के ऑडिटर के वर्क को, कंपोनेंट्स है उनके ऑडिटर के वर्क को कितना हद तक यूज़ करेगा। उसे ये भी प्लानिंग करनी है। लास्ट पॉइंट देखो, फालतू से है। उसे क्या करना है? उसे कोऑर्डिनेट होकर काम करना है। उसे क्या करना है? काम को क्या करना है? कोऑर्डिनेट करना है। उसे क्या करना है? टीम में रह के काम करना है। उसे डिसाइड करना है कि मेरी टीम कौन सी होगी, मेरी टीम कौन सी मेरी टीम होगी, मेरी टीम में कौन कौन लोग होंगे और किस तरह से मैं मिलजुल कर काम करूँगा, तो प्लानिंग में एक बार वापस से देख लो क्या करना है। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग, किसकी अंडरस्टैंडिंग लेंगे? पूरे ग्रुप की, उसके कंट्रोल्स की, और अगर फॉरेन कंपोनेंट है तो कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो कर रहा है उसकी अंडरस्टैंडिंग लेंगे। उसके बाद वो अपनी प्रोसीजर्स को डिटरमाइन करेगा कि नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट क्या होगा। किसके बेसिस पे डिटरमाइन करेगा? आरओएमएम के बेसिस पर। अगर आरओएमएम ज़्यादा है, अगर रिस्क ज़्यादा है एंटिटी के अंदर, तो प्रोसीजर्स भी ज़्यादा लगाएगा, रिस्क कम है तो प्रोसीजर्स भी कम लगाएगा। और उसे ये डिसाइड करना है कि वो अदर ऑडिटर के वर्क को कितने एक्सटेंट तक यूज़ करेगा, और उसे क्या करना है? टीम में मिलकर काम करना है। तो अभी तक हमने जो भी देखा उसको हम एक बार कंसल्ट बुक से भी देख लेते हैं। तो देखो क्या देखा था हमने, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटर क्या होंगे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटर ये देखना है कि क्या सीएफएस एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ है, ये ओपिनियन देना कि क्या जो सीएफएस है वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं। उसे क्या करना है? सेक्शन 143(1) के मैटर्स को इंक्वायर करना है, सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 के मैटर्स को उस पर रिपोर्ट करना है। तो ये हो गए इसके ऑब्जेक्टिव्स, यहाँ पे आप क्या कर लो, इसे हाईलाइट भी कर लो। और समझने के लिए यहाँ पे लिख लो, जिसे आपको बाद में याद आ जाए। ये क्या है?
रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स एज पर कंपनीज एक्ट, जिससे आपको समझ में आ जाए। ये क्या है, ये दोनों पॉइंट्स रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स है एज पर कंपनीज एक्ट। फिर नेक्स्ट हमने देखा कि सीएफएस की ऑडिट कैसे होगी। उसमें सबसे पहला था प्लानिंग ऑडिट और सीएफएस। प्लानिंग कैसे करेंगे हम, सीएफएस की प्लानिंग कैसे करेंगे। तो प्लानिंग में हमें क्या करना है, सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग लेनी है, ग्रुप की अंडरस्टैंडिंग लेनी है, उसके कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग लेनी है, जो फॉरेन कंपोनेंट्स उनकी अकाउंटिंग पॉलिसीज की अंडरस्टैंडिंग लेनी है। आरएमएम के बेसिस पे ऑडिट प्रोसीजर्स, कितने हद तक ऑडिट प्रोसीजर्स लगाने हैं, एनटी क्या होगा ऑडिट प्रोसीजर्स का, वो डिटरमाइन करना है। अदर ऑडिटर के वर्क को कितने हद तक यूज़ करना है वो डिटरमाइन करेगा, और किस तरह से टीम में मिलजुल कर काम करेगा वो हमें डिटरमाइन करना है। तो इसका मैं आपको मेमोनिक भी बना देता हूँ, ऊपर वाले में नहीं बनवा रहा, ये क्या एकदम सिंपल है। ऑब्जेक्टिव आप हर जगह पढ़ते हो, इसके कारण में इसमें आपको मेमोनिक नहीं बनवा रहा, लेकिन इसमें आप बना लो। इसमें आप लिखो सीए गुण, सीए के गुण, सीए गुण। सी से क्या हो गया, कोऑर्डिनेटिंग द वर्क परफॉर्म्ड। ए से हो गया अकाउंटिंग पॉलिसीज। जी से हो गया ग्रुप स्ट्रक्चर। यू से हो गया यूज ऑफ अदर ऑडिटर्स वर्क। और एन से हो गया एंटी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। इसके अंदर मैं कुछ अंडरलाइन भी करा देता हूँ आपको, पहले पॉइंट में सही है। सेकंड पॉइंट में देखो, अंडरस्टैंड द अकाउंटिंग पॉलिसीज ऑफ फॉरेन कंपोनेंट्स, डिटरमाइन द एंटी ऑफ प्रोसीजर्स बेस्ड ऑन आरएमएम के बेसिस पे हम डिटरमाइन करेंगे। डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ, ये आप हाईलाइट कर लो, इसे आप हाईलाइट कर लो, डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ यूज ऑफ अदर ऑडिटर्स वर्क, इसे आप हाईलाइट कर लो। बस अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है ऑडिटर क्या क्या वेरीफाई करेगा। अभी हमने क्या देखा कि सीएफएस की ऑडिट करते वक्त क्या क्या ऑब्जेक्टिव होंगे, और ऑडिटर सीएफएस की ऑडिट की प्लानिंग कैसे करेगा, सीएफएस ऑडिट की ऑडिटर प्लानिंग कैसे करेगा, ये हमने देखा। अब ऑडिट कैसे करेगा, ऑडिट में वो करेगा क्या 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 वेरीफाई करेगा, वो हम देखने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंप्लीटनेस ऑफ कंपोनेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंप्लीटनेस ऑफ कंपोनेंट्स। कंप्लीटनेस ऑफ कंपोनेंट्स। तो इसके अंदर ऑडिटर को क्या वेरीफाई करना है, ऑडिटर को ये वेरीफाई करना है कि क्या सभी कंपोनेंट सीएफएस के अंदर इंक्लूड किए गए हैं या नहीं किए गए। तो ऑडिटर को सबसे पहले क्या वेरीफाई करना है कि जो पेरेंट एंटिटी है, क्या उसने सीएफएस बनाते वक्त सभी कंपोनेंट्स को सीएफएस के अंदर इंक्लूड किया है या फिर नहीं किया। ऐसा तो नहीं कि उसके मान लो 20 कंपोनेंट थे, उसमें से उन्होंने ओनली 17 कंपोनेंट्स को इंक्लूड करा है और 3 कंपोनेंट्स को नहीं किया। तो इसे ये वेरीफाई करना ऑडिटर को, क्या एंटिटी ने सभी कंपोनेंट्स को सीएफएस के अंदर इंक्लूड किया है या फिर नहीं। तो ये वेरीफाई कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। तो इसके लिए देखो कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। सबसे पहले क्या करेगा वो देखेगा प्रीवियस ईयर के वर्किंग पेपर्स। प्रीवियस ईयर के क्या करेगा वो, वर्किंग पेपर्स देखेगा। देखो जो एंटिटी है, जिस एंटिटी की ऑडिट कर रहा है उसकी पहले भी ऑडिट हुई होगी, जिस एंटिटी की ऑडिटर ऑडिट कर रहा है उसकी पहले भी ऑडिट हुई होगी। तो पिछले साल जो ऑडिट हुई थी, पहले जो ऑडिट हुई थी उसके वर्किंग पेपर देखेगा, उससे पता लगाएगा कि इसके उस टाइम पे कौन कौन से कंपोनेंट थे, इससे आइडेंटिफाई करेगा कि उस टाइम पे इसके कौन कौन से कंपोनेंट थे। तो ये पता चल जाएगा कि पहले इसके कौन कौन से कंपोनेंट थे। अब क्या करेगा ये, मैनेजमेंट की क्या करेगा, मैनेजमेंट की जाके इंक्वायरी करेगा। मैनेजमेंट जाके इंक्वायरी करेगा और पता लगाएगा कि न्यू कंपोनेंट कौन कौन से ऐड हुए हैं, कि न्यू कंपोनेंट्स कौन कौन से ऐड हुए हैं। पहले क्या करेगा, पुराने सालों के, पिछले सालों के वर्किंग पेपर से पता लगाएगा किस कंपनी के कंपोनेंट कौन कौन है। फिर मैनेजमेंट की जाके इंक्वायरी करेगा, उससे पता लगाएगा कि न्यू कंपोनेंट कौन कौन है। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट देखो, ये देखेगा पेरेंट की इन्वेस्टमेंट, कि पेरेंट ने कहाँ कहाँ पे कितनी कितनी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, कि पेरेंट एंटिटी ने कहाँ कहाँ पर कितनी कितनी इन्वेस्टमेंट कर रखी है। अगर मान लो इसे पता चला कि पेरेंट एंटिटी ने एक कंपनी में क्या कर रखी है, 60% की होल्डिंग कर रखी है, 60% की इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो उसे पता चल जाएगा कि वो एंटिटी भी क्या है, इस पेरेंट की सब्सिडरी है, इस कंपनी की सब्सिडरी है। तो ये वो भी क्या बन जाएगी, इसकी कंपोनेंट बन जाएगी। तो क्या देख रहे हो, पिछले सालों के वर्किंग पेपर, मैनेजमेंट से जाके पूछ रहा है कि न्यू कंपोनेंट कौन कौन से हैं। फिर पेरेंट की जाके देख रहा है इन्वेस्टमेंट, कि पेरेंट ने कहाँ कहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रखी है, और देख रहा है कि पेरेंट के साथ कौन कौन जॉइंट वेंचर में है, उसकी क्या क्या जॉइंट अरेंजमेंट्स है, ये सब चेक करेगा। जॉइंट वेंचर जॉइंट अरेंजमेंट्स को ढूंढेगा। और क्या देखेगा कि कोई शेयर होल्डिंग के अंदर कोई चेंजेस तो नहीं हुए, कि पेरेंट की शेयर होल्डिंग के अंदर कोई चेंजेस तो नहीं हुए।
शेयर होल्डिंग के अंदर कोई चेंजेस तो नहीं हुए, ये और देखेगा वो। तो क्या क्या देखेगा कि वर्किंग पेपर्स, पुराने सालों के वर्किंग पेपर्स, इंक्वायरी करके न्यू कंपोनेंट का पता लगाएगा। ये देखेगा कि पेरेंट ने कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रखी है, उसके कौन कौन से जॉइंट वेंचर वगैरह है, और शेयर होल्डिंग के अंदर कोई चेंजेस तो नहीं हुए। इसके लिए क्या एग्जाम्पल ले लो, शेयर होल्डिंग के अंदर कोई चेंजेस तो नहीं हुए। मान लो ए लिमिटेड क्या है, एक पेरेंट कंपनी है, इसका बी लिमिटेड के अंदर ओनली 5% स्टेक था। जब पिछली बार जब ऑडिट करी गई थी तो कितना परसेंट स्टेक था, ओनली 5%। लेकिन अब पता चला, जब ऑडिटर ने वेरीफाई करा तो पता चला कि इस एंटिटी का अब बी लिमिटेड के अंदर 5% स्टेक ना होके 65% स्टेक है। कितना स्टेक है, 65%। तो बताओ अब ये क्या बन गई, अब बी लिमिटेड ए लिमिटेड की क्या बन गई, सब्सिडरी बन गई। सब्सिडरी बन गई, उसकी कंपोनेंट हो गई। तो इसको भी क्या करना होगा, इसे अपनी सीएफएस के अंदर इंक्लूड करना होगा। ये उसकी सब्सिडरी बन गई तो इसको भी क्या करना होगा, सीएफएस के अंदर इंक्लूड करना होगा। तो इस तरह से ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हुआ। तो इसको हम एक बार देख लेते हैं। तो देखो क्या है, कंप्लीटनेस ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इंक्लूजन ऑफ कंपोनेंट इन सीएफएस। तो ऑडिटर वेरीफाइड दैट ऑल कंपोनेंट्स हैव बीन इंक्लूडेड इन सीएफएस। ऑडिटर क्या वेरीफाई कर रहा है कि क्या सभी कंपोनेंट सीएफएस के अंदर इंक्लूड हुए कि नहीं हुए। अब इसके लिए क्या क्या प्रोसीजर्स लगाएगा वो, प्रायर ईयर्स के, प्रीवियस ईयर के वर्किंग पेपर देखेगा, मैनेजमेंट की इंक्वायरी करेगा जिससे कि न्यू कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई कर पाए, पेरेंट की इन्वेस्टमेंट को चेक करेगा, जॉइंट वेंचर जॉइंट अरेंजमेंट्स को देखेगा, और देखेगा कि शेयर होल्डिंग के अंदर कोई चेंजेस तो नहीं हुए। यहाँ पे एक पॉइंट और है कि रिव्यू द पेरेंट प्रोसीजर फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपोनेंट्स। देखेगा कि जो पेरेंट का मैनेजमेंट है उसने किस तरह से कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करा है, कि पेरेंट ने कौन कौन से प्रोसीजर लगाए, पेरेंट के मैनेजमेंट ने कौन से प्रोसीजर लगाए कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो इसके अंदर मैं आपको थोड़ा बहुत हाईलाइट करवा देता हूँ। इधर आप ये अंडरलाइन कर लो, टू आइडेंटिफाई न्यू कंपोनेंट्स। जहाँ पे मैं अंडरलाइन करवा रहा हूँ उनको बस एक बार रीड मानना है, समझने के लिए आपको ऑनलाइन बना के लिखना है। लेकिन जहाँ पे हाईलाइट करवाता हूँ वो आपको याद करना है। ड्यू द इन्वेस्टमेंट ऑफ पेरेंट। देखो ये वाला पॉइंट एकदम सिंपल है, इसलिए मैंने आपको हाईलाइट करवा दिया। वैसे आपको क्या करना है, उन कोई भी 5 पॉइंट्स लर्न करने हैं, कोई भी 5 पॉइंट्स, इसके अंदर आपको कोई भी 5 पॉइंट्स लर्न करने हैं। लेकिन ये पॉइंट एकदम सिंपल था, ड्यू द इन्वेस्टमेंट ऑफ पेरेंट, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे ये हाईलाइट करवा दिया। अब इसका एक मेमोरी भी बना लेते हैं हम याद करने के लिए। देखो यहाँ पे वर्किंग पिक, वर्किंग से क्या हो गया, वर्किंग पेपर वाला। पी से क्या हो गया, पेरेंट प्रोसीजर। आई से क्या हो गया, इंक्वायरी ऑफ मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट ऑफ पेरेंट। और सी से क्या हो गया, चेंजेस इन शेयर होल्डिंग। सी से क्या हो गया, चेंजेस इन शेयर होल्डिंग। और अगर आप ये वाला पॉइंट भी करना चाहो जॉइंट वेंचर वाला तो वो भी कर सकते हो एक्स्ट्रा में। तो ये सब आप मार्क कर लेना और ये लिख भी लेना मैमोनिक भी। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर। आते हैं हम परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट। तो हम देखने क्या जा रहे हैं, देखो अभी हमने क्या देखा था कि ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं सीएफएस के ऑडिट करते वक्त। ऑडिटर किस तरह से प्लान करेगा, सीएफएस के ऑडिट को प्लान करेगा, और ऑडिटर क्या क्या वेरीफाई करेगा। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं ये भी वेरिफिकेशन से रिलेटेड है। ये जो टॉपिक हम देखने जा रहे हैं ये भी वेरिफिकेशन से ही रिलेटेड है। लेकिन यहाँ पे पहले हमें समझना होगा कि परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट होता क्या है। होता क्या है, उसके बाद देखेंगे कि ऑडिटर वेरीफाई क्या करेगा। तो अगर देखा जाए तो एकदम सिंपल है, ये आपने एफआर के अंदर भी पढ़ा है। तो परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट होते क्या हैं, ये वो एडजस्टमेंट होते हैं जो कि फर्स्ट टाइम किए जाते हैं। जब भी फर्स्ट टाइम सीएफएस बनता है, जब बनता है तो उस टाइम पे जो एडजस्टमेंट किए जाते हैं उन्हें बोला जाता है परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट। ये ऐसे एडजस्टमेंट होते हैं जो कि एक बार ही किए जाएंगे। जब पहली बार सीएफएस बनेगा तो उस टाइम पे जो एडजस्टमेंट किए जाएंगे उन्हें क्या बोला जाता है, परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट। लेकिन अगर मान लो बाद में फ्यूचर में जाके शेयर होल्डिंग में चेंजेस आ जाते हैं, इफ चेंजेस इन शेयर होल्डिंग, तो क्या होगा, ये परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट है, इनमें भी चेंजेस हो जाएंगे। तो इनमें भी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएगा। परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट है, ये भी चेंज हो जाएंगे। जो परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट है ये भी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो वापस देखो,
परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट क्या है कि जब पहली बार जब CFS बनाती है एंटिटी, जब पहली बार CFS बनाएगी तो उस टाइम पे जो एडजस्टमेंट कर रही है उन्हें क्या बोला जाता है, परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट। हाँ, अगर मान लो फ्यूचर में जाके कभी शेयर होल्डिंग के अंदर चेंज आता है, कभी शेयर होल्डिंग के अंदर चेंज आता है, तो उसके कारण क्या होगा, परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट भी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट के अंदर भी चेंजेस आ जाएंगे। अब ये होते क्या है, इसका एग्जांपल देखो, यहाँ पे लिखा गया है गुडविल और कैपिटल रिजर्व। गुडविल और कैपिटल रिजर्व की कैलकुलेशन करना, ये क्या है, परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट। ये कब करे जाते हैं, पहली बार ही करे जाते हैं। और NCI की कैलकुलेशन करना, ये दोनों क्या हैं, परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट। गुडविल और कैपिटल रिजर्व की कैलकुलेशन करना या फिर NCI की कैलकुलेशन करना, ये सब क्या है, परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट। तो ये क्या होते हैं, ये एक बार ही करे जाते हैं। लेकिन मान लो बाद में कभी शेयर होल्डिंग में चेंज आ जाता है, तो इसका एग्जाम्पल मान लो A लिमिटेड है, इसकी सब्सिडरी है B लिमिटेड, इसकी सब्सिडरी है B लिमिटेड। पहले A लिमिटेड का B लिमिटेड में था 55% स्टेक, 55% स्टेक था, लेकिन फ्यूचर में जाके ये हो जाता है मान लो 85%। तो जब A लिमिटेड ने B लिमिटेड में अपना स्टेक चेंज कर दिया, उसमें अपनी शेयर होल्डिंग को चेंज किया, 85% कर दिया, 55% से 85% कर दिया, तो जो गुडविल और कैपिटल रिजर्व की कैलकुलेशन है या फिर NCI की कैलकुलेशन है, ये भी क्या होंगी, ये भी चेंज हो जाएंगी। ये दोनों क्या है, परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट, ये एक बार ही करे जाते हैं। लेकिन जब भी चेंज हो जाएगा, जब भी क्या होगा, शेयर होल्डिंग के अंदर चेंज हो जाएगा, स्टेक के अंदर चेंज हो जाएगा, तब ये परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट में भी चेंज हो जाएगा, तब परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट के अंदर भी चेंज हो जाएगा। तो ये हमारा टॉपिक खत्म, परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट का। अब हम देख लेते हैं कि ऑडिटर क्या वेरीफाई करेगा। तो इसमें फालतू पॉइंट गिवन है कि ऑडिटर वेरीफाई क्या करेगा। ऑडिटर सबसे पहले ये वेरीफाई करेगा कि जो प्री एक्विजिशन रिजर्व है, क्या ये सही से कैलकुलेट करे गए हैं, कि NCI निकालने के लिए जो प्री एक्विजिशन रिजर्व है, क्या ये सही से कैलकुलेट करे गए हैं और सही से एलोकेट करे गए हैं। हमें क्या चेक करना है कि जो प्री एक्विजिशन रिजर्व है, NCI की कैलकुलेशन करने के लिए जो प्री एक्विजिशन रिजर्व कैलकुलेट करे गए हैं, क्या उनकी कैलकुलेशन सही हुई है, क्या वो सही से एलोकेट किए गए हैं। और ऑडिटर को क्या वेरीफाई करना है, ऑडिटर को ये वेरीफाई करना है कि शेयर होल्डिंग में चेंज होने की वजह से ड्यू टू चेंज इन शेयर होल्डिंग में चेंज होने की वजह से परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट में जो चेंजेस आए हैं, क्या वो सही है या फिर नहीं। देखो, ऑडिटर को क्या वेरीफाई करना है, सबसे पहले तो जो प्री एक्विजिशन रिजर्व की कैलकुलेशन हुई है, क्या वो सही है, क्या उनको सही से एलोकेट किया गया है या फिर नहीं किया गया। और उसे क्या देखना है कि शेयर होल्डिंग के अंदर चेंज होने की वजह से जो परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट में चेंजेस हुए हैं, क्या वो सही करे गए हैं या फिर नहीं, वो सही है कि नहीं। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट आता है करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट। करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट ये क्या है, करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट क्या है। तो कोई भी इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन का एलिमिनेशन करना क्या है, करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट है। अगर कोई भी इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन हो रही है, CFS के अंदर कोई भी इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन हो रही है, उनको एलिमिनेशन करना क्या है, करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट है। हमने देखा था कि परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट कब करे जाते हैं, पहली बार जब CFS बनाया जाता है। लेकिन जो करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट है, ये ईच अकाउंटिंग पीरियड में किए जाएंगे। जब भी CFS बनेगा, ईच अकाउंटिंग पीरियड में किए जाएंगे। परमानेंट वाले कब करे जाते हैं, जब पहली बार CFS बनता है। लेकिन जो करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट है, ये कब करे जाएंगे, जब CFS बनेगा, जब भी CFS बनेगा, तब करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट किए जाएंगे। अब ये कौन कौन से होते हैं, जैसे इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन का एलिमिनेशन करना। अब इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन क्या क्या हो सकती है, इंट्रा ग्रुप मान लो इंटरेस्ट हो गया, इंट्रा ग्रुप आपका इंटरेस्ट हो गया, इंट्रा ग्रुप आपका प्रॉफिट हो गया, उनको एलिमिनेशन करना। इंट्रा ग्रुप लोन वगैरह हुए, उनको एलिमिनेट करना। ये सब क्या है, करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट। उसके बाद सब्सिक्वेंट इवेंट्स का एडजस्टमेंट भी, कोई सब्सिक्वेंट इवेंट अराइज हो रहा है, उनका एडजस्टमेंट करना भी क्या है, करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट। अब सब्सिक्वेंट इवेंट 2 टाइप्स के होते हैं, एडजस्टिंग इवेंट्स और नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स। तो एडजस्टिंग इवेंट्स का तो क्या करना होता है, उनको तो बैलेंस शीट के अंदर आपको क्या करना होता है, एडजस्ट करना होता है। ये आप FR के अंदर पढ़ते हो कि जो एडजस्टिंग इवेंट होते हैं उनका आपको क्या करना होता है, बैलेंस शीट के अंदर एडजस्ट करना होता है। लेकिन जो नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स होते हैं, इनका क्या करना होता है, आपको एक डिस्क्लोजर देना होता है, इनका आपको एक नोट देना होता है। तो जो सब्सिक्वेंट इवेंट से रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट है, वो भी क्या है, करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट है। फिर नेक्स्ट
पेरेंट और कंपोनेंट की पेरेंट एंड कंपोनेंट की डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज को हार्मोनाइज करने से रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट किए जाते हैं, पेरेंट एंड कंपोनेंट की जो डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी जो फॉलो करें उनको हार्मोनाइज करने से रिलेटेड, उनको उनका तालमेल बैठने से रिलेटेड, उनको सेम करने से रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट किए जाते हैं वो भी क्या होता है, करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट। वो भी क्या है, करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट। फिर नेक्स्ट देखो कि अगर फॉरेन कंपोनेंट के केस में, अगर मान लो कंपोनेंट कहाँ की है, फॉरेन की है, तो उसके केस में कंपोनेंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इंडियन गैप के अकॉर्डिंग जो कन्वर्ट किया जाता है वो भी क्या है, इंडियन गैप के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना, ये भी क्या है, करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट। फॉरेन कंपोनेंट के केस में कंपोनेंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इंडियन गैप के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना भी क्या है, इंडियन गैप के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना भी क्या है, करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट। तो क्या क्या हुआ, इंट्राग्रुप ट्रांजैक्शन को एलिमिनेट करना, सब्सिक्वेंट इवेंट्स का एडजस्टमेंट करना, ये सब आप किस में देखते हैं, फार के अंदर। वही बात चल रही यहाँ पे, ऑडिट की कोई बात नहीं चल रही, ऑडिट से रिलेटेड कोई भी बात नहीं चल रही। तो करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट क्या है, इंट्राग्रुप ट्रांजैक्शन को एलिमिनेट करना, सब्सिक्वेंट इवेंट्स का एडजस्टमेंट करना, जो डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो कर रहे हैं पेरेंट और कंपोनेंट उनको हार्मोनाइज करना, फॉरेन कंपोनेंट है तो उसके कंपोनेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कन्वर्ट करना, और वो डेफर्ड टैक्स के एडजस्टमेंट करना, डेफर्ड टैक्स के एडजस्टमेंट करना, ये सब क्या है, करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट। कि मान लो जब हमने इंट्राग्रुप ट्रांजैक्शन को एलिमिनेट करा तो उसके कारण कुछ डेफर्ड टैक्स की एडजस्टमेंट अराइज होती हैं, तो उनका एडजस्टमेंट करना, वो सब क्या है, करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट। अब देखो इसमें वेरीफाई कैसे करेगा ऑडिटर, इसके अंदर मैं आपको कुछ भी नहीं बता रहा। वेरीफाई कैसे करेगा इसके अंदर मैं आपको कुछ भी नहीं बता रहा, क्योंकि इसके अंदर जो भी वेरिफिकेशन का लिखा गया है एकदम सिंपल है। क्या वेरीफाई करना है, ऑडिटर को ये चेक करना है कि क्या इंटरग्रुप ट्रांजैक्शन एलिमिनेट हुई कि नहीं, ऑडिटर को चेक करना है क्या सब्सिक्वेंट इवेंट का एडजस्टमेंट हुआ कि नहीं, ऑडिटर को चेक करना है कि जो डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज है उनको हार्मोनाइज किया गया है कि नहीं, ऑडिटर को वेरीफाई करना है कि क्या कंपोनेंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इंडियन गैप के अकॉर्डिंग कन्वर्ट किया गया है कि नहीं, ऑडिटर को वेरीफाई करना है कि क्या डेफर्ड टैक्स के एडजस्टमेंट करे गए हैं कि नहीं। मतलब जो पॉइंट्स हमने ऊपर पढ़े हैं, जो पॉइंट हमने करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट की डेफिनेशन में पढ़े हैं, वही सब ऑडिटर को वेरीफाई करना है, ये सब हम एक बार कंसेप्ट बुक से भी देख लेते हैं। तो देखो परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट, ये क्या होते हैं, एडजस्टमेंट डाटा मेड ओनली ऑन फर्स्ट ओकेशन और सब्सिक्वेंटली व्हेन देयर इज चेंज इन शेयर होल्डिंग, कि जब पहली बार सीएफएस बनेगा तब किए जाते हैं, और अगर बाद में कभी शेयर होल्डिंग में चेंजेस आते हैं तो परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट में भी चेंज किया जाएगा। अब ये होते क्या क्या हैं, गुडविल और कैपिटल रिजर्व और एनसीआई, ये सब क्या है, परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट। अब ऑडिटर वेरीफाई कैसे करेगा, कि ऑडिटर क्या करेगा, देखेगा कि क्या प्रीइक्वेशन रिजर्व सही से कैलकुलेट हुआ है कि नहीं, क्या वो सही से एलोकेट किया गया है कि नहीं, ये देखेगा कि शेयर होल्डिंग में चेंज होने की वजह से जो परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट में चेंजेस आए हैं वो सही है कि नहीं। तो इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, और आप पढ़ना भी चाहो तो मैं यहाँ पे अंडरलाइन करवाता हूँ, वेदर प्रीइक्वेशन रिजर्व्स एलोकेटेड अप्रोप्रिएटली, वेरीफाई करने से चेंजेस, बस इतना देख लेना। फिर देखो करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट, ये क्या होते हैं, जो कि ईच अकाउंटिंग पीरियड में किए जाते हैं जब भी सीएफएस बनाया जाएगा, जब भी सीएफएस बनाया जाएगा ईच अकाउंटिंग पीरियड में हम क्या करने हैं, करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट। ये कौन कौन से होते हैं, जैसे एलिमिनेशन ऑफ इंटरग्रुप ट्रांजैक्शन, जैसे इंट्राग्रुप इंटरेस्ट, इंट्राग्रुप प्रॉफिट, इंट्राग्रुप लोन इंडेप्टनेस और सब्सिक्वेंट इवेंट्स, हर डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज को हार्मोनाइज करने से रिलेटेड जो एडजस्टमेंट होते हैं, फॉरेन कंपोनेंट के केस में कंपोनेंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कन्वर्ट करना, डेफर्ड टैक्स के एडजस्टमेंट, ये सब क्या हैं, करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट। अब वेरीफाई वाला भी देख लो आप, वेरिफिकेशन में ऑडिटर को वेरीफाई करना है कि क्या इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन एलिमिनेट हुई हैं कि नहीं, उसे ये वेरीफाई करना है कि डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज को हार्मोनाइज किया गया है या नहीं, उसे ये वेरीफाई करना है कि क्या कंपोनेंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कन्वर्ट किया गया है कि नहीं, उसे ये वेरीफाई करना है कि डेफर्ड टैक्स की एडजस्टमेंट तो ये कर दी गई है या नहीं की गई, उसे नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को वेरीफाई करना है कि उसे इसे कैलकुलेट हुए हैं कि नहीं हुए। तो एकदम सेम पॉइंट्स लिखे गए हैं। अब मैं आपको यहाँ पे मेमोरी भी बनवा देता हूँ, पहले आप एक बार हाईलाइट कर लो थोड़ा बहुत। वो इंट्रा ग्रुप इंटरेस्ट, इंट्रा ग्रुप प्रॉफिट, इंट्रा ग्रुप इंडेप्टनेस। यहाँ पे देखो इन केस ऑफ फॉरेन कंपोनेंट, बस अब बना लो आप मेमोनिक लिखो, हीडिरिक, क्या बना मेमोनिक, हीडिरिक। एच से क्या हो गया, हार्मोनाइजिंग डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। आई से क्या हो गया, इंट्रा ग्रुप इंटरेस्ट। डी से क्या हुआ, डेफर्ड टैक्स का एडजस्टमेंट। आई से और क्या हो गया, इंट्रा ग्रुप प्रॉफिट। आर से क्या हो गया, रिकॉग्नाइज सब्सिक्वेंट इवेंट्स।
आई से क्या हुआ, इंट्रा ग्रुप इंडेप्टनेस, और सी से क्या हुआ, कन्वर्ट द कंपोनेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कन्वर्ट द कंपोनेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉम लोकल गैप टू गैप अंडर विच सीएफएस आर प्रिपेयर्ड। तो इसे क्या करना है, हमें पेरेंट की पॉलिसी के अकॉर्डिंग उसे कन्वर्ट करना है। कंपोनेंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या करना है कि पेरेंट की अकाउंटिंग पॉलिसी के अकॉर्डिंग हमें उसे कन्वर्ट करना है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखो, अदर स्पेशल कंसिडरेशन, कि सीएफएस ऑडिट में, ग्रुप ऑडिट में ऑडिटर को किस बात का विशेष ध्यान रखना है। ग्रुप ऑडिट में ऑडिटर को किस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो जब भी सीएफएस की ऑडिट होगी, सीएफएस ऑडिट में जब भी ऑडिटर मैटेरियलिटी को डिटरमाइन करेगा, सीएफएस ऑडिट में जब भी ऑडिटर मैटेरियलिटी डिटरमाइन करता है तो उसे कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, कि जब भी सीएफएस ऑडिट में ऑडिटर मैटेरियलिटी को डिटरमाइन कर रहा है, मैटेरियलिटी हम कैसे, कहाँ पे देखते हैं मैटेरियलिटी, बताओ कहाँ पे देखते हैं हम, ये देखते हैं हम ऐसे 320 में हम देखते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ मैटेरियलिटी। तो ऑडिटर को क्या करना होता है, मैटेरियलिटी डिटरमाइन करनी होती है। मैटेरियलिटी के बेस पर ऑडिटर क्या करता है, टेस्टिंग करता है। जो आइटम मैटेरियल होते हैं उनको क्या करता है, वो वेरीफाई करता है, उनकी क्या करता है ऑडिटर उनकी क्या करता है, उनकी टेस्टिंग करता है। तो सीएफएस के ऑडिटर में ग्रुप ऑडिट के अंदर मैटेरियलिटी को डिटरमाइन करते वक्त ऑडिटर को किन बातों का स्पेशल ध्यान रखना है, वो हम देखने जा रहे हैं। कि सीएफएस ऑडिट में मैटेरियलिटी को डिटरमाइन करते वक्त ऑडिटर को किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, वो देखना हमें। तो यहाँ पे बोला गया कि जो मैटेरियलिटी कंप्यूट होगी, जो मैटेरियलिटी हम निकालेंगे, जो मैटेरियलिटी हम कंप्यूट करेंगे वो क्या करेंगे, ग्रुप बेसिस पे करेंगे। हम क्या करेंगे, पूरे ग्रुप के लिए कंप्यूट करेंगे। जो मैटेरियलिटी हमें कंप्यूट करनी है वो क्या करनी है, पूरे ग्रुप के लिए कंप्यूट करनी है। वो हमें क्या करना है, पूरे ग्रुप के लिए कंप्यूट करनी है। तो एग्जांपल देखो, यहाँ पे देखो, ए लिमिटेड है, इसकी 5 सब्सिडरी हैं, एक्स, इसकी 5 सब्सिडरीज हैं, बी, सी, डी, ई एंड एफ। ए लिमिटेड एक पेरेंट एंटिटी है जिसकी 5 सब्सिडरीज हैं, बी, सी, डी, ई, एफ। तो जब हम मैटेरियलिटी निकालेंगे तब हमें क्या करना है, पूरे ग्रुप की मैटेरियलिटी निकालनी है। मैटेरियलिटी हमें कैसे निकालनी है, सिर्फ ए लिमिटेड की नहीं निकालनी, हमें सिर्फ ए लिमिटेड की मैटेरियलिटी नहीं निकालनी, हमें क्या करना है, पूरे ग्रुप के बेसिस पे क्या करना है, मैटेरियलिटी डिटरमाइन करनी है। उसके बेसिस पे हमें क्या करना है, मैटेरियलिटी डिटरमाइन करनी है। अब हमने जब मैटेरियलिटी डिटरमाइन कर दी, ग्रुप बेसिस पे जब हमने मैटेरियलिटी डिटरमाइन कर दी, तब हमें देखना है, अब हमें इस मैटेरियलिटी को यूज़ करना है ये देखने के लिए कि कौन कौन से कंपोनेंट मटेरियल हैं। हमें ये देखना है कि कौन कौन से कंपोनेंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियल हैं। सबसे पहले क्या करना है, उसे पूरे ग्रुप के बेसिस पे मैटेरियलिटी कंप्यूट करनी है। जब पूरे ग्रुप के बेसिस पे इसे मैटेरियलिटी कंप्यूट कर ली, तब इसे क्या देखना है, अब इसे देखना है कि पूरे ग्रुप के बेसिस पे जो मैटेरियलिटी आई उसके बेसिस पे इसे चेक करना है कि कौन कौन से कंपोनेंट मटेरियल हैं। उसके बेसिस पे से चेक करना है कि कौन कौन से कंपोनेंट मटेरियल हैं। तो इसमें एज्यूम करो कि मान लो बी और सी डी, कंपोनेंट बी, सी, डी क्या है, मटेरियल हैं। ये तीन क्या है, मटेरियल है। ये तीन क्या है, मटेरियल। जो ई, एफ हैं ये मटेरियल नहीं है। तो सबसे पहला काम क्या करा, हमने पूरे ग्रुप की मैटेरियलिटी निकाली। अब जो मैटेरियलिटी हमने कंप्यूट करी, इसके बेसिस पे हमें डिसाइड करना है कि कौन कौन से कंपोनेंट मेरे मटेरियल हैं जो कि मेजर कंपोनेंट्स हैं, और कौन कौन से कंपोनेंट मटेरियल नहीं है, फिर थर्ड क्या करेगा, ये क्या कर सकता है, जो कंपोनेंट्स मटेरियल हैं उनकी क्या कर सकता है, सेपरेटली उनकी क्या कर सकता है, मैटेरियलिटी कंप्यूट कर सकता है। कंप्यूट द मैटेरियलिटी, क्या करेगा ये, कंप्यूट मैटेरियलिटी सेपरेटली फॉर ईच कंपोनेंट। तो थर्ड पॉइंट में क्या बोल रहे हैं, इसने सब क्या करा, इसने देखा कि कौन कौन से कंपोनेंट मटेरियल हैं। इसने ग्रुप के बेसिस पे डिसाइड करा कि कौन कौन से कंपोनेंट मटेरियल हैं। इस केस में देखो, इसने पूरे ग्रुप की मैटेरियलिटी के बेसिस पे डिसाइड करा कि मेरे कौन कौन से कंपोनेंट मटेरियल हैं। यहाँ पे बी, सी, डी मटेरियल आ रहे हैं। अब ये क्या कर सकता है, बी, सी और डी इनकी सेपरेट मैटेरियलिटी कैलकुलेट कर सकता है। इनके लिए क्या कर सकता है, सेपरेटली इनकी क्या कर सकता है, मैटेरियलिटी कंप्यूट कर सकता है। अब आप बोलोगे ऐसा कर क्यों रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है, सेपरेटली क्यों कर रहा है, ये ऐसा क्यों कर रहा है। तो ये देखो, ये कर रहा है ट्रू एंड फेयर व्यू के लिए। हमने याद करो ऑब्जेक्टिव पढ़ा था, हमने अभी सीएफएस ऑडिट का ऑब्जेक्टिव पढ़ा था, क्या था,
क्या करने से ट्रू ओपिनियन देना ट्रू एंड फेयर व्यू है कि नहीं, तो इसे क्या करना है, ट्रू एंड फेयर व्यू देने के लिए इसे क्या करना है, इसे क्या करना है, ये क्या कर सकता है, ईच कंपोनेंट से क्या कर सकता है, सेपरेट लेवल पे मटेरियलिटी कंप्यूट कर सकता है, सेपरेट लेवल पे मटेरियलिटी को कंप्यूट कर सकता है। और अगर मान लो ये एक बार मैं इसे उठा देता हूँ, नीचे कर देता हूँ समझाने के लिए। अब जैसे ही मान लो इसने ईच कंपोनेंट्स की जो कंपोनेंट मटेरियल थे उनकी मान लो सेपरेट लेवल पे इसने मटेरियलिटी क्या कर ली, कंप्यूट कर ली, इसने मटेरियलिटी कंप्यूट कर ली। तो अब इसे क्या करेगा, ये क्या करेगा, जो भी कंपोनेंट्स के ऑडिटर होंगे, जो कंपोनेंट्स के ऑडिटर होंगे इनको क्या कर देगा, कंपोनेंट्स के जो ऑडिटर होंगे इनको क्या कर देगा, इनको कम्युनिकेट कर देगा, इनको बता देगा। तो एग्जाम्पल में आओ, इसने क्या करा, इसने पता लगाया कि बी सी डी मटेरियल है, और इसने क्या करा, बी सी डी इनके लिए सेपरेट लेवल पे मटेरियलिटी कंप्यूट कर ली। बी सी डी के लिए क्या करा इसने, सेपरेट लेवल पे मटेरियलिटी कंप्यूट कर ली। अब ऐसा जरूरी तो नहीं कि जो पेरेंट ऑडिटर है, ऐसा तो जरूरी नहीं कि जो पेरेंट ऑडिटर है वो इन सभी कंपोनेंट्स का भी ऑडिटर हो, ऐसा तो जरूरी नहीं। हो सकता है कि पेरेंट ऑडिटर अलग हो और कंपोनेंट्स के ऑडिटर अलग हो, कि पेरेंट ऑडिटर अलग हो और कंपोनेंट्स के ऑडिटर अलग हो। तो इसे क्या करना होगा, इसे सभी कंपोनेंट्स के ऑडिटर को बताना होगा कि मैंने ये मटेरियलिटी कंप्यूट करी है। अगर ये मान लो सेपरेटली मटेरियलिटी कंप्यूट करता है तो इसे क्या बताना होगा, इसे क्या करना होगा, कंपोनेंट्स के ऑडिटर को बताना होगा कि इसने क्या क्या मटेरियलिटी कंप्यूट करी है, किसने उन कंपोनेंट्स के लिए क्या क्या मटेरियलिटी कंप्यूट करी है, उसे बताना होगा। अब लास्ट पॉइंट देखो, ये फालतू का है। इसे क्या करना है, कंपोनेंट ऑडिटर से, इसे क्या करना है, कंपोनेंट्स के ऑडिटर से क्या करना है, कंफर्मेशन लेना है। अगर कंपोनेंट्स के ऑडिटर अलग हैं, जैसे हमारे केस में, हमारे एग्जांपल में क्या है, कंपोनेंट्स के ऑडिटर अलग हैं, तो इसे क्या करना है, ये सब करने के लिए इसे क्या करना रहेगा, कंपोनेंट के ऑडिटर से कंफर्मेशन लेनी होगी। इसे क्या करना होगा, कंपोनेंट के ऑडिटर से कंफर्मेशन लेनी होगी, इसे कंपोनेंट के ऑडिटर से कंफर्मेशन लेनी होगी। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ, लेकिन इसमें एक लास्ट में एक एडिशनल पॉइंट और बताया हुआ है, वो मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा, अब इसी एग्जाम्पल में देखो, हमने क्या करा था, ग्रुप लेवल पे मटेरियलिटी कंप्यूट करी, उसके बेसिस पे हमने डिसाइड करा कि बी सी ओ डी ये क्या है, मटेरियल है, और जो ई एफ कंपोनेंट है ये मटेरियल नहीं है, तो मान लो कि अगर जो ई और एफ जो कंपोनेंट है जो कि मटेरियल नहीं है, इनके कंपोनेंट ऑडिटर क्या करते हैं, मान लो मॉडिफाइड रिपोर्ट देते हैं। इनके कंपोनेंट ऑडिटर ई और एफ जो कंपोनेंट है, इनके कंपोनेंट ऑडिटर बताओ क्या कर रहे हैं, मॉडिफाइड रिपोर्ट दे रहे हैं। तो इसे क्या करना है, तो जो ए लिमिटेड का जो पेरेंट ऑडिटर है वो क्या करेगा, इसे इग्नोर करेगा, उसे क्या करना है, अगर जो मटेरियल कंपोनेंट्स है, जो कंपोनेंट्स मटेरियल नहीं है, और उन कंपोनेंट्स के ऑडिटर अगर मान लो मॉडिफाइड रिपोर्ट भी देते हैं, उन कंपोनेंट्स के ऑडिटर जो कि मटेरियल नहीं है अगर वो मॉडिफाइड रिपोर्ट भी देते हैं, तो पेरेंट ऑडिटर को क्या करना है, अपनी रिपोर्ट में इनको इग्नोर करना है। लेकिन अगर इधर ही मानो बी कंपोनेंट का ऑडिटर अगर मॉडिफाइड रिपोर्ट दे देता है, बी कंपोनेंट क्या है, मटेरियल कंपोनेंट है, बी क्या है, मटेरियल कंपोनेंट है, ये अगर मान लो मॉडिफाइड रिपोर्ट देता है, तो इसे क्या करना पड़ेगा, पेरेंट ऑडिटर अपनी रिपोर्ट के अंदर भी इस मॉडिफाइड रिपोर्ट को कंसीडर करेगा, और ये ऐसे 600 को भी कंसीडर करेगा, ये क्या करेगा, ऐसे 600 को भी कंसीडर करेगा। तो हमने क्या देखा, इसको समझने का पर्पज ही क्या था, इतना हम जो समझ रहे थे कि जो कंपोनेंट मटेरियल नहीं है वो चाहे अगर उनके ऑडिटर अगर मान लो मॉडिफाइड रिपोर्ट भी देते हैं, तो उनको हमें क्या करना है, इग्नोर करना है। लेकिन जो कंपोनेंट मटेरियल हैं उनके ऑडिटर अगर मान लो मॉडिफाइड रिपोर्ट देते हैं, तो उसके लिए क्या करना है, पेरेंट ऑडिटर को ऐसे 600 को कंप्लाई करना है, और उनकी रिपोर्ट्स को अपनी रिपोर्ट के अंदर कंसीडर भी करना है। उनकी जो मॉडिफाइड रिपोर्ट है उनको अपनी जो मेन रिपोर्ट बनेगी CFS की उसके अंदर कंसीडर भी करना है। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ, इसको भी हम एक बार कंसेप्ट बुक से देख लेते हैं। तो देखो, अदर स्पेशल कंसिडरेशन रिगार्डिंग डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियलिटी ड्यूरिंग ऑडिट ऑफ CFS की ऑडिट करते वक्त मटेरियलिटी को डिटरमाइन करने पर उसे क्या क्या बात ध्यान रखनी है, मटेरियलिटी डिटरमाइन करते वक्त उसे क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है, उसे क्या करना है, पूरे ग्रुप के लिए मटेरियलिटी कंप्यूट करनी है, और जो ये मटेरियलिटी उसने कंप्यूट करी, इस मटेरियलिटी को उसे यूज़ करना है, उसे क्या करना है, इस मटेरियल को यूज़ करके उसे डिटरमाइन करना है कि जो कंपोनेंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो मटेरियल है कि नहीं, उसे डिटरमाइन करना है।
और उसे क्या करना है, और वो क्या कर सकता है, ईच कंपोनेंट के लिए भी मेटेरियलिटी सेपरेटली कैलकुलेट कर सकता है जिससे कि ट्रू एंड फेयर व्यू आ सके। और उसे क्या करना है, कंपोनेंट ऑडिटर से कंफर्मेशन लेनी है। फिर बोला गया कि अगर मान लो कंपोनेंट के ऑडिटर अगर कोई मॉडिफाइड रिपोर्ट देते हैं, कंपोनेंट के ऑडिटर अगर कोई मॉडिफाइड रिपोर्ट देते हैं तो इसे क्या करना है, ऐसे 600 को ध्यान में रखना है। इसे क्या करना है, ऐसे 600 को ध्यान में रखना है। और यहाँ पे मैं आपको थोड़ा बहुत अंडरलाइन करवा देता हूँ। तो प्रिंसिपल ऑडिटर कैन ऑल्सो यूज मेटेरियलिटी कंप्यूटेड ऑन ग्रुप लेवल। ये पर पढ़ लेने से याद मत करना कि ये ऊपर जो इसने मेटेरियलिटी कंप्यूट करी ग्रुप लेवल पे, उसे यूज़ करके क्या डिटरमाइन करेगा कि कौन कौन से कंपोनेंट मटेरियल हैं, कौन कौन से कंपोनेंट एक ग्रुप के लिए मटेरियल हैं, ये डिटरमाइन करेगा। इफ रिक्वायर्ड फॉर ट्रू एंड फेयर व्यू। बस अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सीएफएस के अंदर कौन कौन से डिस्क्लोजर्स नहीं देने। नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि सीएफएस के अंदर में कौन कौन से डिस्क्लोजर्स नहीं देने। तो इस टॉपिक में हम देखने जा रहे हैं तो कौन कौन से डिस्क्लोजर्स हैं जो कि सीएफएस के अंदर नहीं देने। हमें सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर तो देने हैं, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो हम स्टेटमेंट के अंदर तो हमें ये डिस्क्लोजर देने हैं, लेकिन सीएफएस के अंदर नहीं देने। जो सीएफएस बनेगा उसमें जो नोट टू अकाउंट आएंगे उसके अंदर में ये डिस्क्लोजर्स नहीं देने। तो वो कौन कौन से होंगे। तो पहले बोला गया कि बोनस शेयर कहाँ से इश्यू करे गए हैं, ये हमें नहीं बताना कि बोनस शेयर कहाँ से इश्यू करे गए हैं। वो सिक्योरिटीज प्रीमियम से इश्यू करे गए हैं या रिजर्व से इश्यू करे गए हैं। ये सब हम इन सब का डिस्क्लोजर हमें सीएफएस के अंदर नहीं देना। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर तो देना है लेकिन सीएफएस के अंदर नहीं देना। नेक्स्ट पॉइंट देखो कि एमएसएमईडी एक्ट के जो डिस्क्लोजर्स होते हैं वो भी हमें सीएफएस के अंदर नहीं देने। एमएसएमईडी एक्ट क्या होता है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट। इससे रिलेटेड जो भी डिस्क्लोजर्स होते हैं, एमएसएमईडी एक्ट के जो भी डिस्क्लोजर्स होते हैं वो भी हमें सीएफएस के अंदर नहीं देने। थर्ड देखो, थर्ड है कि हमने कितनी वैल्यू के रॉ मटेरियल कैपिटल गुड्स इंपोर्ट करे, कि हमने कितनी वैल्यू के रॉ मटेरियल कैपिटल गुड्स या कंपोनेंट्स इंपोर्ट करे, उसका डिस्क्लोजर भी हमें सीएफएस के अंदर नहीं देना। फिर नेक्स्ट है हमने कितनी वैल्यू के रॉ मटेरियल स्पेयर पार्ट्स, हमने कितनी वैल्यू के इंपोर्टेड रॉ मटेरियल स्पेयर पार्ट्स कंज्यूम करे। ऊपर वाला क्या था, हमने कितनी वैल्यू के रॉ मटेरियल इंपोर्ट करे, उसका डिस्क्लोजर नहीं देना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हमने कितनी वैल्यू के इंपोर्टेड रॉ मटेरियल को कंज्यूम करा, मतलब कितनी वैल्यू के रॉ मटेरियल को यूज़ करा, उसका डिस्क्लोजर भी हमें सीएफएस के अंदर नहीं देना। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखो कि हमने फॉरेन करेंसी के अंदर कितना एक्सपेंडिचर किया, कितनी अर्निंग करी, कि फॉरेन करेंसी के अंदर हमने कितना एक्सपेंडिचर करा, कितनी अर्निंग करी, फॉरेन करेंसी में हमने कितना डिविडेंड बांटा। इन सब का डिस्क्लोजर भी हमें सीएफएस के अंदर नहीं देना कि फॉरेन करेंसी के अंदर मैंने कितना एक्सपेंडिचर करा, कितनी अर्निंग करी, कितना डिविडेंड बांटा। इनका डिस्क्लोजर भी हमें सीएफएस के अंदर नहीं देना। अर्निंग्स एक्सपेंडिचर क्या हो सकता है, इंटरेस्ट हो गया, रॉयल्टी वगैरह, ये सब क्या है अर्निंग्स और एक्सपेंडिचर। लास्ट पॉइंट और देख लो कि शेयर्स इश्यू करने पर जो पैसा मिला, उसमें से कितना पैसा अनयूटिलाइज रह गया, उसमें से कितना पैसा ऐसा है जो कि अब तक यूज़ नहीं हुआ, अनयूटिलाइज्ड रह गया, वो भी उसका डिस्क्लोजर भी हमें सीएफएस के अंदर नहीं देना। कि शेयर इश्यू करने पर हमें क्या हुआ होगा, कुछ पैसा मिला होगा, तो उसमें से कितना पैसा अभी तक अनयूटिलाइज है जिसको हमने यूज़ नहीं करा, वो डिस्क्लोजर भी हमें सीएफएस के अंदर नहीं देना। तो ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हुआ। तो यहाँ से देखो इसे कि ओनली दो डिस्क्लोजर शुड फॉर्म पार्ट ऑफ नोट्स ऑफ सीएफएस विच आर रिलेवेंट टू ग्रुप लेवल। Following disclosures are given in notes of separate financial statement of parent and subsidiary need not to be included in CFS। इसका मतलब ही क्या है, जो पूरी लाइन लिखी गई है फालतू, इसमें बोला गया है कि जो नीचे डिस्क्लोजर्स दिए गए हैं ये हमें क्या करने, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो देने हैं लेकिन सीएफएस के अंदर नहीं देने। हमें जो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे उसके अंदर तो देने हैं लेकिन सीएफएस के अंदर नहीं देने। तो ये कौन कौन से हो गए कि बोनस शेयर हमने कहाँ से इश्यू करे, जो अनयूटिलाइज मनी रह गई उसका डिस्क्लोजर नहीं देना, एमएसएमईडी एक्ट से रिलेटेड जो डिस्क्लोजर थे वो हमें नहीं देने, कि हमने कितने वैल्यू का रॉ मटेरियल इंपोर्ट करा वो डिस्क्लोजर नहीं देना, कितनी वैल्यू के इंपोर्टेड रॉ मटेरियल कंज्यूम करे वो डिस्क्लोजर नहीं देना, फॉरेन करेंसी में कितना डिविडेंड बांटा वो डिस्क्लोजर नहीं देना, और फॉरेन करेंसी में कितनी अर्निंग करी ये डिस्क्लोजर भी हमें नहीं देना।
इसका क्या करो, एक मेमोरी बना लो और थोड़ा बहुत हाईलाइट वगैरह भी कर लो इसके अंदर भी आप। देखो डिस्क्लोजर अंडर MSMED एक्ट, यहाँ पे वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड, वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स, वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स ऑफ रॉ मटेरियल्स, और इनको आप अंडरलाइन कर लो कि फॉरेन करेंसी में आपने कितना डिविडेंड दिया, अनयूटिलाइज मनी कितनी है। अगर आप याद भी करना चाहो तो इसके कारण मैंने इनको भी अंडरलाइन करवा दिया। अगर आपको मान लो ये दोनों सिंपल लगे जो यहाँ पे हाईलाइट नहीं हो रखे तो इनको भी आप याद कर सकते हो। इनमें याद क्या करना है वो मैंने आपको अंडरलाइन करवा दिया। अब मैं आपको एक मेमोनिक बनवा देता हूँ। मेमोनिक लिखो साइड, SIDE, साइड। आई 2 बार आ रहा है और ई भी कितनी बार आ रहा है, 2 बार। एस से क्या हो गया, एस से हो गया सोर्स फ्रॉम विच बोनस शेयर्स आर रिसीव्ड। आई से क्या हो गया, वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स ऑन CIF बेसिस, वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड रॉ मटेरियल। डी से क्या हो गया, डिस्क्लोजर अंडर MSMED एक्ट। ई से क्या हो गया, एक्सपेंडिचर इन फॉरेन करेंसी। और इससे क्या हो गया, अर्निंग्स इन फॉरेन करेंसी। तो ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक है, इसको हम यहीं से देख लेते हैं, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन रिगार्डिंग CFS। इसमें आपको कुछ भी याद नहीं करना क्योंकि हमने पहले ही पढ़ लिया क्या है मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन रिगार्डिंग CFS। मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। ऑडिटर को क्या करना है, पेरेंट के मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेनी है। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन आप कहाँ पे पढ़ते हो, SA 580 के अंदर पढ़ते हो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के बारे में। तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन होती क्या है, ये क्या होती है, कैसा एविडेंस होता है जो ऑडिटर के अदर एविडेंस को सपोर्ट करता है। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ये ऐसा एविडेंस होता है जो कि हम मैनेजमेंट से लेते हैं ताकि हम अपने अदर एविडेंस को सपोर्ट कर सकें। तो CFS ऑडिट में बताओ ऑडिटर क्या रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देगा। तो इसमें आपको कुछ भी याद नहीं करना, जो हमने ऊपर देखा था। देखो पेरेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी, ऊपर आओ, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट। इसमें हमने क्या देखा था बताओ, पेरेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, उसे ये चेक करना था कि उसके पास कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो कि CFS के अंदर इंक्लूड होंगे, उसके रिपोर्टेबल सेगमेंट कौन कौन से हैं, रिलेटेड पार्टीज कौन सी हैं, और उसे क्या करने होते हैं, अप्रोप्रिएट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट करने होते हैं। ये सब क्या थी, पेरेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो इन सभी बातों पर ऑडिटर को क्या करना है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना है। इन सभी बातों पर ऑडिटर को क्या करना है, पेरेंट के मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना है। उसे पेरेंट के मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना है क्या उसने सभी कंपोनेंट्स को CFS के अंदर इंक्लूड किया है कि नहीं। उसे क्या लेना है, रिटर्न प्रेजेंटेशन, क्या उसने सभी कंपोनेंट्स को CFS के अंदर इंक्लूड किया है कि नहीं। दूसरा उसे ये रिटर्न प्रेजेंटेशन लेनी है क्या उसने सभी रिपोर्टेबल सेगमेंट्स को आइडेंटिफाई कर लिया है कि नहीं, क्या उसने सभी रिलेटेड पार्टीज को आइडेंटिफाई कर लिया है कि नहीं, क्या उसने सभी कंसल्टेशन एडजस्टमेंट कर दिए हैं कि नहीं, क्या उसने सभी कंसल्टेशन एडजस्टमेंट अप्रोप्रिएटली कर दिए हैं कि नहीं। ये सब हम रिटर्न प्रेजेंटेशन लेंगे, आप चाहे इधर देख भी सकते हैं। देखो पहला रिटर्न रिप्रेजेंटेशन क्या लिया कि क्या सभी कंपोनेंट्स CFS के अंदर इंक्लूड किए गए हैं कि नहीं। दूसरा कि क्या सभी रिपोर्टेबल सेगमेंट्स पेरेंट ने आइडेंटिफाई किए हैं कि नहीं, क्या सभी रिलेटेड पार्टीज पेरेंट ने आइडेंटिफाई कर लिया है या नहीं, और क्या कंसल्टेशन एडजस्टमेंट सही से किए हैं या फिर नहीं किए। ये सब उससे क्या करनी है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेनी है। इसके अंदर आप ये हाईलाइट कर लो, कंसल्टेशन एडजस्टमेंट कौन कौन से हैं, परमानेंट एंड करंट पीरियड। तो जब आप जब आप वहाँ से याद करोगे रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट से, तो ये टॉपिक आपका अपने आप ही याद हो जाएगा। ये टॉपिक क्या हो जाएगा, अपने आप ही कवर हो जाएगा। और लास्ट टॉपिक पे आते हैं हम, रिपोर्टिंग। लास्ट टॉपिक रिपोर्टिंग। अब ऑडिट वगैरह सब हो गया, अब हम क्या करने जा रहे हैं, लास्ट में रिपोर्ट करने जा रहे हैं, रिपोर्टिंग। तो इसमें देखो एक दिक्कत है, ठीक है, एक्स लिमिटेड है, इसके ए लिमिटेड, बी लिमिटेड और सी लिमिटेड, 3 कंपोनेंट्स हैं। एक्स लिमिटेड के 3 कंपोनेंट्स हैं, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड और सी लिमिटेड। तो एक तो ये हो सकता है कि जो ऑडिटर एक्स लिमिटेड का है वही क्या है, सभी कंपोनेंट्स का भी ऑडिटर है। जो पेरेंट का ऑडिटर है वो इन सभी का भी ऑडिटर है। एक केस तो ये हो सकता है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि पेरेंट का ऑडिटर तो अलग है और कंपोनेंट का ऑडिटर अलग हो, कि पेरेंट का ऑडिटर तो अलग हो वो इन सभी तीनों कंपोनेंट्स का ऑडिटर अलग हो। तो ऐसे केस में रिपोर्टिंग कैसे होगी, ये सब हम देखेंगे। तो इसके अंदर हम 5 केस देखेंगे, तो धीरे धीरे हम देखते हैं कि करके। तो देखो केस 1, केस फर्स्ट देखो, अगर पेरेंट का ऑडिटर, केस फर्स्ट क्या, अगर पेरेंट का ऑडिटर सभी कंपोनेंट्स का ऑडिटर है, तो ऐसे केस में रिपोर्टिंग क्या करेगा वो, कि अगर पेरेंट का ऑडिटर सभी कंपोनेंट्स का ऑडिटर है तो रिपोर्टिंग कैसे होगी, ये हम देखने जा रहे हैं। तो इस केस में ऑडिटर क्या बताएगा, ऑडिटर ये देखेगा कि क्या AS फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। ऑडिटर क्या देखेगा, ऑडिटर रिपोर्ट में बताएगा क्या AS फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे।
और अगर उसे पता चलता है कि डेविएशन है ये फॉलो नहीं हो रही, उसे पता चलता है कोई डेविएशन है, तो क्या करेगा, वो अपनी रिपोर्ट के अंदर डिस्क्लोज कर देगा। इस बात को क्या करेगा, अपनी रिपोर्ट के अंदर डिस्क्लोज कर देगा। सबसे पहले उसे क्या देखना है कि क्या एएस फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, और उसे लगता है क्योंकि डेविएशन आ रहे हैं तो क्या करेगा, अपनी रिपोर्ट के अंदर डिस्क्लोज कर देगा। थर्ड, उसे क्या करना है, उसे ओपिनियन देना है कि जो CFS है वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है कि नहीं, कि जो CFS है वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है कि नहीं दे रहा, ये उसे बताना है। बस इतना सा काम है कि अगर पहला केस क्या, अगर पेरेंट ऑडिटर क्या है, सभी कंपोनेंट्स का ऑडिटर है, तो उस केस में कोई दिक्कत नहीं है। इस केस में क्या करेगा, ये देखेगा कि ये फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर कोई डेविएशन है तो क्या करेगा, अपनी रिपोर्ट के अंदर डिस्क्लोज कर देगा और ओपिनियन देगा कि जो CFS है वो ट्रू एंड फेयर व्यू है कि नहीं, वो फेयरली प्रेजेंटेड हैं कि नहीं। नेक्स्ट देखो आप, केस सेकंड, अगर पेरेंट का ऑडिटर सभी ऑल कंपोनेंट्स का ऑडिटर नहीं है, अगर पेरेंट का ऑडिटर सभी कंपोनेंट्स का ऑडिटर नहीं है, तो क्या होगा कि अगर पेरेंट का ऑडिटर अलग है और कंपोनेंट्स के ऑडिटर अलग है, तो ऐसे केस में किस तरह से रिपोर्टिंग की जाएगी कि पेरेंट का ऑडिटर तो अलग है और कंपोनेंट्स के ऑडिटर अलग हैं, तो ऐसे केस में रिपोर्टिंग कैसे होगी। तो इसके अंदर देखो, सबसे पहले से क्या करना है, SA 600 को कंसिडर करना है। क्यों, कंपोनेंट्स के ऑडिटर अलग हैं, तो इसे क्या करना होगा, कंपोनेंट्स के ऑडिटर के काम को भी यूज़ करना होगा। SA 600 क्या है, यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर। SA 600 क्या है, यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर, क्योंकि कंपोनेंट्स के ऑडिटर अलग हैं, तो इसे क्या करना होगा, SA 600 को भी कंसिडर करना होगा। और इसे क्या करना है, SA 706 के अकॉर्डिंग, इसे क्या करना है, SA 706 के अकॉर्डिंग। अब आप बोलोगे ऐसे 706 कौन सा है, ये है एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ एंड अदर मैटर पैराग्राफ, ये है अपना ऐसे 706। तो इसके अकॉर्डिंग इसे क्या करना है, अदर मैटर पैराग्राफ में, इसे क्या करना है, अदर मैटर पैराग्राफ के अंदर क्या करना है, इसे ये बताना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कितना पोर्शन अदर ऑडिटर्स ने ऑडिट करा है, अदर ऑडिटर के द्वारा ऑडिट किया गया है। तो इसे क्या करना है, पहले तो इसे SA 600 को कंसीडर करना है और उसके बाद इसको SA 706 के अकॉर्डिंग अदर मैटर पैराग्राफ के अंदर इसे बताना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कितना पोर्शन ऐसा है जो कि अदर ऑडिटर के द्वारा ऑडिट किया गया है, जो कि अदर ऑडिटर ने ऑडिट करा है, जो कि प्रिंसिपल ऑडिटर ने ऑडिट नहीं किया। अब ये बताएगा कैसे कि कितना पोर्शन, तो इसके लिए क्या करेगा, ये बता देगा अमाउंट। ये क्या करेगा कि टोटल एसेट्स का टोटल अमाउंट बता देगा, टोटल अमाउंट। ये क्या करेगा, ये जो टोटल अमाउंट बता देगा, या फिर क्या करेगा, और ये क्या कर सकता है, परसेंटेज वाइज बता सकता है, और क्या कर सकता है, ये परसेंटेज वाइज बता सकता है। दो तरीके से बता सकता है, या तो टोटल अमाउंट के रूप में बता दे या फिर परसेंटेज के रूप में बता दे। तो इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। मान लो A लिमिटेड है, B लिमिटेड है, ये इसकी सब्सिडरी है। B लिमिटेड का ऑडिटर अलग है और A लिमिटेड का ऑडिटर अलग है। इसकी दो सब्सिडरी हैं, दो सब्सिडरी मानते हैं हम, B लिमिटेड और C लिमिटेड, ये इसकी दो सब्सिडरी होंगी। A लिमिटेड की दो सब्सिडरी हैं, B लिमिटेड और C लिमिटेड। अगर हम पूरे ग्रुप का देखें तो पूरे ग्रुप की टोटल एसेट्स से मानो, पूरे ग्रुप की टोटल एसेट्स है 100 करोड़। पूरे ग्रुप की टोटल एसेट्स कितनी है, 100 करोड़। और जो B और C हैं, इन दोनों की एसेट्स कितनी है, इन दोनों की टोटल एसेट्स कितनी है, 15 करोड़। इन दोनों की टोटल एसेट्स कितनी है, 15 करोड़। तो अदर मैटर पैराग्राफ के अंदर ऑडिटर क्या बताएगा, अदर मैटर पैराग्राफ के अंदर पेरेंट ऑडिटर ये बताएगा कि 15 करोड़ की ऐसी एसेट्स हैं जिनकी ऑडिट अदर ऑडिटर ने करी है। क्या बताएगा कि 15 करोड़ की टोटल एसेट्स ऐसी हैं जिनकी ऑडिट अदर ऑडिटर ने करी है, जिनकी ऑडिट प्रिंसिपल ऑडिटर ने नहीं करी। या फिर ये क्या कर सकता है, परसेंटेज वाइज भी बता सकता है। बताओ टोटल एसेट्स कितनी, 100 करोड़, 15 करोड़ कितना परसेंट हुआ, 15%। ये बता सकता है कि टोटल एसेट्स का 15% की ऑडिट, टोटल एसेट्स के 15% की ऑडिट अदर ऑडिटर ने करी है, मैंने नहीं करी। तो ये सब क्या बताना ही क्या है, अदर मैटर पैराग्राफ में इस तरह से क्या करेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पोर्शन बताएगा। इस तरह से क्या करेगा, अदर मैटर पैराग्राफ में बताएगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कितना पोर्शन अदर दूसरे ऑडिटर के द्वारा, कंपोनेंट ऑडिटर के द्वारा ऑडिट किया गया है। अब लास्ट में इसमें एक एडिशनल पॉइंट भी लिखा है फालतू का सा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हमारा अभी केस सेकंड चल रहा है। देखो हमने केस 1 देखा जब पेरेंट ऑडिटर ही सभी कंपोनेंट्स का ऑडिटर है। फिर हम केस 2 में देखे कि पेरेंट ऑडिटर अलग है और कंपोनेंट के ऑडिटर अलग है। तो इसके अंदर हमें क्या क्या करना है, इसके लास्ट पॉइंट में बोला, लास्ट पॉइंट में हम क्या बता रहे हैं, हम अदर मैटर पैराग्राफ के अंदर
अदर मैटर पैराग्राफ के अंदर हम लास्ट में ये भी लिख के देंगे कि जो भी हम बातें बता रहे हैं, जो भी हम रेफरेंसेस दे रहे हैं, ये सब क्या हैं, ये सब कोई क्वालिफिकेशन ऑफ ओपिनियन नहीं है, ये सब कोई मॉडिफाइड रिपोर्ट देना नहीं है, ये कोई क्वालिफिकेशन ऑफ ओपिनियन नहीं है, ये सब तो क्या है, ये सब क्वालिफिकेशन ओपिनियन नहीं है, ये सब मॉडिफाइड रिपोर्ट देना नहीं है, ये सब क्या है, ये सब डिवाइडेड रेस्पॉन्सिबिलिटी बताना है। ये सब हम क्या कर रहे हैं, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी को डिवाइड कर रहे हैं, वो हम डिस्क्राइब कर रहे हैं कि हमारी डिवाइडेड रेस्पॉन्सिबिलिटी, कि हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी किस तरह से डिवाइड हो रखी है, ये बता रहे हैं हम रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो ऑडिटर ने क्या क्या करा, जब कंपोनेंट को ऑडिटर लगा उसे ऐसे 600 को कंसिडर करा और उसने अदर मैटर पैराग्राफ में बताया है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कितना पोर्शन ऐसा है जो कि अदर ऑडिटर के द्वारा ऑडिट किया गया है। अब ये सब बताना कि कितना पोर्शन अदर ऑडिटर ने ऑडिट कर रहा है, ये कोई क्वालिफिकेशन ओपिनियन नहीं है, ये कोई मॉडिफाइड रिपोर्ट नहीं है, ये कोई मॉडिफाइड रिपोर्ट नहीं है। ये सब तो क्या है, ये सब तो ये बताना है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट ऑडिटर में और कंपोनेंट ऑडिटर में किस तरह से रेस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड हुई है, ये सब बताना है। ये हमारा केस सेकंड भी कंप्लीट हो गया। अब आ जाओ केस थर्ड। अब देखो केस थर्ड क्या हो सकता है। मान लो एक ए लिमिटेड है, इसकी 2 सब्सिडियरी हैं एक्स और वाई। अब क्या जो वाई है ये क्या है, फॉरेन कंपोनेंट है, ये क्या है, फॉरेन कंपोनेंट है। और ये क्या कर रही है, यूएस, मान लो यूएस की है, ये क्या कर रही है, यूएस गैप के अकॉर्डिंग अपनी अकाउंटिंग कर रही है, ये क्या कर रही है, यूएस के गैप के अकॉर्डिंग अपनी अकाउंटिंग कर रही है। तो ऐसे केस में रिपोर्टिंग कैसे होगी। तो थर्ड केस हमारा क्या है, जब कंपोनेंट थर्ड केस क्या है कि अगर कंपोनेंट ऑडिटर डिफरेंट अकाउंटिंग फ्रेमवर्क में रिपोर्ट करता है, तो रिपोर्टिंग कैसे होगी। थर्ड केस क्या है कि अगर कंपोनेंट ऑडिटर डिफरेंट अकाउंटिंग फ्रेमवर्क में रिपोर्ट कर रहा है तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी। पहला तो क्या था, अगर प्रिंसिपल ऑडिटर ही सभी कंपोनेंट का ऑडिटर है तो। दूसरा क्या था कि अगर पेरेंट ऑडिटर और कंपोनेंट ऑडिटर अलग अलग है तो। थर्ड केस क्या है कि अगर कंपोनेंट ऑडिटर डिफरेंट अकाउंटिंग फ्रेमवर्क में रिपोर्टिंग करता है तो। अभी मैंने आपको एग्जांपल भी दिया कि उसकी सब्सिडियरी कहाँ पर है, यूएस की है, और यूएस की गैप के अकॉर्डिंग क्या कर रही है, अकाउंटिंग कर रही है। तो ऐसे केस में प्रिंसिपल ऑडिटर जो है, पेरेंट ऑडिटर है, वो कैसे रिपोर्टिंग करेगा। तो इसके अंदर सबसे पहले तो ये बोला गया कि जो पेरेंट का मैनेजमेंट है वो क्या करे, कंपोनेंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कन्वर्ट कर दे। वो क्या करे, कंपोनेंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इंडियन गैप के अकॉर्डिंग क्या कर दे, कन्वर्ट कर दे। वो सबसे पहले तो क्या करे, कंपोनेंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कन्वर्ट करे। सबसे पहले क्या करना है, पेरेंट के मैनेजमेंट को। अभी ऑडिटर का कोई रोल नहीं आया, अभी बोला गया पेरेंट के मैनेजमेंट को क्या करना है, कंपोनेंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कंपोनेंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इंडियन गैप के अकॉर्डिंग क्या करना है, कन्वर्ट करना है। क्योंकि कंपोनेंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे हैं, वो यूएस गैप के अकॉर्डिंग है, तो उन्हें क्या करना है, इंडियन गैप के अकॉर्डिंग क्या कर दे, कन्वर्ट कर दे। फिर बोला गया कि ऑडिटर क्या करेगा, जो प्रिंसिपल ऑडिटर है वो क्या करेगा कि जो कन्वर्जन एडजस्टमेंट करे गए हैं ये सही तो है ना। ऑडिटर क्या वेरीफाई करेगा कि जो पेरेंट के मैनेजमेंट ने जो कन्वर्जन एडजस्टमेंट करे हैं, जो कंपोनेंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कन्वर्ट करा है वो सही तो क्या है ना। और इसके अंदर में एक चीज़ और देखनी है, इसमें एक अल्टरनेटिव तरीका और बताया गया। पहले तो बोला कि पेरेंट का मैनेजमेंट क्या करे, कंपोनेंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कन्वर्ट कर दे। दूसरा क्या बोला कि जो कंपोनेंट है, जो फॉरेन कंपोनेंट है, वो क्या करे, अल्टरनेटिवली वो क्या करे, कंपोनेंट खुद ही क्या करे, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पेरेंट की पॉलिसीज के अकॉर्डिंग बना ले। वो क्या करे, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पेरेंट की अकाउंटिंग पॉलिसीज के अकॉर्डिंग बना ले। तो पहला तरीका तो क्या था कि पेरेंट क्या करे, कंपोनेंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कन्वर्ट करे इंडियन गैप के अकॉर्डिंग। ऑडिटर को फिर क्या करना रहेगा, कन्वर्जन एडजस्टमेंट जो करे हैं पेरेंट ने वो सही है या फिर नहीं। फिर दूसरा तरीका बताया इन्होंने, अल्टरनेटिव तरीका, कि कंपोनेंट खुद ही क्या करे, खुद के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पेरेंट की पॉलिसीज के अकॉर्डिंग बना ले। खुद ही क्या करे, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पेरेंट की पॉलिसीज के अकॉर्डिंग बना ले, जिससे कि कन्वर्ट करने की नीड ही नहीं होगी। अब ऑडिटर को क्या करना रहेगा कि क्या गैप का कंप्लाइंस हो रहा है कि नहीं, बस ऑडिटर को ये चेक करना है क्या गैप का कंप्लाइंस हो रहा है कि नहीं हो रहा, बस इतना सा ऑडिटर को चेक करना है। ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हुआ। फिर देखो केस 4। अब केस 4 में क्या है, केस 4 में यह है कि अगर कंपोनेंट ऑडिटर अगर डिफरेंट ऑडिटिंग फ्रेमवर्क में रिपोर्ट करता है तो क्या करेंगे। ऊपर तो था अगर डिफरेंट अकाउंटिंग फ्रेमवर्क में रिपोर्ट करता है तो क्या करेंगे, यहाँ पे है डिफरेंट ऑडिटिंग फ्रेमवर्क में
अगर वो रिपोर्ट करता है तो कैसी रिपोर्टिंग करेगा। अगर कंपोनेंट का ऑडिटर मान लो कहाँ पर है, फॉरेन का कंपोनेंट है, अब वो क्या कर रहा है ऑडिटर, वहाँ का ऑडिटर क्या कर रहा है, डिफरेंट ऑडिटिंग फ्रेमवर्क में क्या कर रहा है, ऑडिट कर रहा है और रिपोर्ट बना रहा है। तो ऐसे केस में जो बेचारा पेरेंट का ऑडिटर है वो कैसी रिपोर्टिंग करेगा, तो यहाँ पे बोला गया, साफ साफ बोल दिया गया यहाँ पे कि जो कंपोनेंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इनको क्या करना है, आपको इंडियन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ऑडिट करवानी है। इनकी क्या करो, इंडियन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ऑडिट करो। जो कंपोनेंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिनकी डिफरेंट ऑडिटिंग फ्रेमवर्क में ऑडिट हुई है उनको क्या करो, उनकी इंडियन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ऑडिट करो। सारा काम अपने आप ही सही हो जाएगा। तो ये केस 4 भी हमारा कंप्लीट हो गया। केस 5 क्या, अगर मान लो कोई कंपोनेंट की ऑडिट ही नहीं हो रखी, कंपोनेंट्स नॉट ऑडिटेड। केस 5 क्या है लास्ट, कंपोनेंट्स नॉट ऑडिटेड। अगर किसी कंपोनेंट की ऑडिट ही नहीं हो रखी तो क्या करेंगे, किसी कंपोनेंट की अगर ऑडिट ही नहीं हो रखी तो क्या करना है। तो इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट इन्होंने ये बोला कि सभी कंपोनेंट्स की ऑडिट होना जरूरी है। उन्होंने बोला कि सबसे पहले क्या बोला कि सभी कंपोनेंट्स की ऑडिट होना जरूरी है। लेकिन फिर भी कोई कंपोनेंट मान लो, अनऑडिटेड रह जाता है। सबसे पहले बोला कि सभी कंपोनेंट्स की ऑडिट होना जरूरी है, लेकिन फिर भी अगर कोई कंपोनेंट अनऑडिटेड रह जाता है तो हमें क्या करना होगा। तो प्रिंसिपल ऑडिटर को क्या करना है बताओ, उसे क्या करना है, मॉडिफाइड रिपोर्ट देनी है। मॉडिफाइड रिपोर्ट देनी है। तो हमने सारे केसेस कंप्लीट कर लिए, एकदम सिंपल था। केस 1 क्या था, एक बार वापस ही देख लेते हैं स्पीड से कि अगर पेरेंट ऑडिटर ही सभी कंपोनेंट्स का भी ऑडिटर है तो इसे क्या देखना है, क्या एएस फॉलो हुए हैं कि नहीं हुए, और अगर कोई डाइवर्शन है तो उसे क्या करना है, अपनी रिपोर्ट के अंदर डिस्क्लोज, और उसे ये ओपिनियन देना है कि जो CFS है क्या वो फेयरली प्रेजेंटेड है कि नहीं। फिर केस 2 था, अगर पेरेंट का ऑडिटर और कंपोनेंट्स का ऑडिटर अलग है तो क्या करेगा, तो वो ऐसे 600 को कंसिडर करेगा और अदर मैटर पैराग्राफ के अंदर बताएगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कितना पोर्शन ऐसा है जो कि अदर ऑडिटर के द्वारा ऑडिट किया गया है। ये कैसे बताएगा, ये अमाउंट, टोटल अमाउंट के वाइज या फिर परसेंटेज वाइज। और ये सब जो बता रहे हैं ये कोई क्वालिफिकेशन ओपिनियन देना नहीं है, ये कोई मॉडिफाइड रिपोर्ट देना नहीं है, ये सब तो पेरेंट ऑडिटर और कंपोनेंट ऑडिटर के बीच रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिवाइड करना है। फिर हमने केस 3 देखा, अगर मान लो कोई फॉरेन कंपोनेंट है, वो कंपोनेंट ऑडिटर क्या कर रहा है, डिफरेंट अकाउंटिंग फ्रेमवर्क में रिपोर्ट कर रहा है, तो क्या करना होगा। सबसे पहले तो क्या करेगा, मैनेजमेंट कंपोनेंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कन्वर्ट करेगा। ऑडिटर को चेक करना है कि जो कन्वर्जन किए गए हैं वो सही है कि नहीं। या फिर एक तरीका और हो सकता है कि जो कंपोनेंट है वो खुद ही क्या कर ले, पेरेंट की पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्या करे, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना ले। कंपोनेंट खुद ही क्या करे कि पेरेंट की पॉलिसीज के अकॉर्डिंग अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दे, जिससे कि कन्वर्ट करने की नीड ही नहीं होगी। फिर ऑडिटर को बस ये चेक करना है कि गैप का कंप्लाइंस हो रहा है कि नहीं, ऑडिटर को ये चेक करना होगा कि गैप का कंप्लाइंस हो रहा है कि नहीं। फिर केस 4 हमने देखा कि अगर कंपोनेंट ऑडिटर डिफरेंट ऑडिटिंग फ्रेमवर्क में रिपोर्ट कर रहा है तो क्या करना होगा। तो साफ साफ बोल दिया गया कि जो कंपोनेंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनकी इंडियन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ऑडिट करवाओ। केस 5 में बोला कि अगर किसी कंपोनेंट की ऑडिट नहीं हुई तो क्या करना है, प्रिंसिपल ऑडिटर को मॉडिफाइड रिपोर्ट दे देनी है। तो इस चैप्टर का रिवीजन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसको हम एक बार कंसेप्ट बुक से देखते हैं। रिपोर्टिंग केस 1, अगर पेरेंट ऑडिटर ही सब कंपोनेंट ऑडिटर है तो ये रिपोर्ट करना है कि क्या प्रिंसिपल प्रोसीजर एज पर एएस फॉलो हुए हैं कि नहीं, और अगर कोई डाइवेशन है तो हमें क्या करना है, रिपोर्ट के अंदर डिस्क्लोजर देना है, ये ओपिनियन देना है कि क्या CFS ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है कि नहीं। उसके बाद अगर पेरेंट का ऑडिटर और कंपोनेंट ऑडिटर अलग है तो उसे ऐसे 600 को ध्यान में रखना है, और उसे एज पर ऐसे 706 क्या करना है, डिस्क्लोज करना है कि कितने परसेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अदर ऑडिटर के द्वारा ऑडिट किए गए हैं। ये किसमें बताना है, इसे अदर मैटर पैराग्राफ के अंदर। वो बताएगा कैसे, एग्रीगेट अमाउंट के रूप में या फिर परसेंटेज वाइज। अब ये सब बताना कोई क्वालिफिकेशन और ओपिनियन नहीं है, बट क्या है ये है डिवाइडेड रेस्पॉन्सिबिलिटी। फिर बोला गया अगर कंपोनेंट का ऑडिटर डिफरेंट अकाउंटिंग फ्रेमवर्क के अंदर रिपोर्ट करता है, तो क्या करना होगा। तो पेरेंट मैनेजमेंट क्या करेगा, कंपोनेंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कन्वर्ट करेगा, और जो कन्वर्जन एडजस्टमेंट हुए हैं इनको प्रिंसिपल ऑडिटर क्या करेगा, इनको वेरीफाई करेगा। अल्टरनेटिवली क्या हो सकता है कि कंपोनेंट खुद ही क्या करे, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पेरेंट की पॉलिसी के अकॉर्डिंग बना ले। फिर ऑडिटर को क्या करना है, ऑडिटर को बस चेक करना है कि जो गैप है उनका कंप्लाइंस हो रहा है कि नहीं। और फिर हमने देखा केस 4, जो कि था अगर मान लो कंपोनेंट ऑडिटर डिफरेंट ऑडिटिंग फ्रेमवर्क में रिपोर्ट करता है तो क्या करना है। तो हमने बोला कि जो कंपोनेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनके आप क्या करो, इंडियन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ऑडिट करो, अगर कुछ कंपोनेंट्स ऑडिटेड नहीं होते तो क्या करना है, मॉडिफाइड रिपोर्ट देनी है। तो ये एकदम सिंपल है। इसमें क्वेश्चन क्या आएगा, इसमें या तो आपसे कोई एक पॉइंट पे आ सकता है
5 केस हैं, उसमें से कोई भी एक केस पूछ लेगा नाम दे के, या फिर क्या करेंगे 5 के 5 केस पूछ लेंगे। आप क्या करेंगे सारे के सारे नाम दे देंगे, बोलेंगे इनको डिस्क्राइब करो, तो सारे के सारे केस भी पूछ सकते हैं आपसे। इस तरह से इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसके अंदर मैं कोई चीज़ रह रही है तो आपको हाईलाइट करवा देता हूँ। वेदर CFS गिव इट ट्रू एंड फेयर व्यू, डिस्क्लोजर इन ऑडिट रिपोर्ट में क्या जो डिस्क्लोजर इन ऑडिट रिपोर्ट, इसे क्या करना है कंसिडर द रिक्वायरमेंट ऐसे 600, कंसिडर द रिक्वायरमेंट ऑफ ऐसे 600, और एज पर ऐसे 706 से क्या करना है बताने कि कितना पोर्शन दूसरे ऑडिटर ने ऑडिट किया है। ये क्या है क्वालिफिकेशन ओपिनियन, ये क्या है इंडिकेशन ऑफ डिवाइडेड रेस्पॉन्सिबिलिटी, सच रेफरेंस इज नॉट क्वालिफिकेशन ओपिनियन, सच रेफरेंस नॉट टू बी कंसिडर्ड एज क्वालिफिकेशन ओपिनियन बट इंडिकेशन ऑफ डिवाइडेड रेस्पॉन्सिबिलिटी। इधर देखो थर्ड वाली केस में, इसमें लगाओ पेरेंट मैनेजमेंट क्या करेगा कन्वर्ट करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, वो जो कन्वर्जन एडजस्टमेंट है रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड बाई प्रिंसिपल ऑडिटर की ऑडिट करेगा। और क्या हो सकता है कंपोनेंट खुद ही क्या कर ले, अल्टरनेटिवली अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या करे अकाउंटिंग पेरेंट की पॉलिसी के अकॉर्डिंग बना ले। प्रिंसिपल ऑडिटर को क्या करना है, प्रिंसिपल ऑडिटर क्या करना है, उसे डिटरमाइन करना है, प्रिंसिपल डिटरमाइन कंप्लायंस विद गैप। प्रिंसिपल ऑडिटर को क्या करना है, उसे डिटरमाइन करना है कि गैप का कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं। इसमें देखो कंपोनेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड अंडर कि कंपोनेंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हमें क्या करना है इंडियन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ऑडिट करनी है उनकी। कंपोनेंट नॉट ऑडिटेड में आप देखो ये लिखो कि ऑल कंपोनेंट्स क्या होनी चाहिए ऑडिटेड, ऑल कंपोनेंट्स शुड बी ऑडिटेड, और अगर ऑडिट नहीं तो क्या करना है आपको मॉडिफाइड रिपोर्ट देनी है। तो ये सब आपको पढ़ना है और एकदम सिंपल लैंग्वेज है, इनकी लैंग्वेज एकदम सिंपल है, पढ़ते ही याद होंगी। और जहाँ पे भी मुश्किल है मैंने आपको वहाँ पे एक बार बस अंडरलाइन करवा दिया, उनको एक बार पढ़ के छोड़ देना जो अंडरलाइन करवाया है। बाकी जितना भी हाईलाइट है वो सब आप याद कर लेना, जितना भी मैंने यहाँ पे आपको हाईलाइट करवाया है वो सब आप याद कर लेना। अब देखो आपको ये सभी टॉपिक करना है, एप्लीकेबिलिटी भी आपको याद करना है, नॉन एप्लीकेबिलिटी भी करना है, यहाँ पे नॉन एप्लीकेबिलिटी इन्वेस्टमेंट भी करना है, इसमें इन्वेस्टमेंट एंटिटी की आपको डिफाइन भी याद करनी है, लेकिन जितना जितना बस हाईलाइट है ना उतना करना। अब एक बात ध्यान रखना, मान लो इसमें यहाँ पे फंड फ्रॉम इन्वेस्टर्स हाईलाइट है, तो ऐसा नहीं आप एग्जाम में लिखाओ फंड फ्रॉम इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट फंड सोल्ड फॉर रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, ऐसे मत करना। आपको क्या करना है थोड़ा थोड़ा बना के भी लिखना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ हाईलाइट वाली वर्ड ही चेपाओ आप, कीवर्ड्स ही लिखा हुआ। आपको क्या करना है कीवर्ड्स तो एग्जैक्ट लिखने ही है, बाकी ऑन वर्ड्स में थोड़ा सा लिख देना, लेकिन जो कीवर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन कराना है एग्जाम में, उनको अंडरलाइन कराना। ये गलती मत कर देना कि ओनली कीवर्ड्स ही लिखाओ, अगर आपने ओनली कीवर्ड्स लिख दिए तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। बाकी आप बना के कुछ भी लिख देना, चाहे कुछ भी लिखो, लेकिन कीवर्ड्स एग्जैक्ट लिखना और बाकी थोड़ा सा बना के लिखना है। ये याद कर ही लेना, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है, प्लानिंग पे भी आ सकता है, इस पे आता ही रहता है कि कंप्लीटनेस और कंपोनेंट्स को ऑडिटर कैसे वेरीफाई करेगा, तो इसमें कोई भी 5 पॉइंट कर लेना। परमानेंट कंसल्टेशन एडजस्टमेंट, इस पे मीनिंग में क्वेश्चन आता रहता है मीनिंग पे, लेकिन वेरिफिकेशन भी आप पढ़ लेना, आजकल ये वेरिफिकेशन पे क्वेश्चन पूछने लग गए। और ये एकदम सिंपल टॉपिक है, आपने देखा भी होगा FR से रिलेटेड, जो आपने FR में पढ़ा है वही। वेरीफाई वाले में आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, वेरीफाई वाले में आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं पढ़ना, जो ऊपर गिवन है, जो ऊपर वेरीफाई वाले में आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, जो ऊपर गिवन है ना इनमें क्या करना वेरीफाई वर्ड जोड़ देना, बस जो भी पॉइंट्स ऊपर गिवन है उनको याद कर लेना और उनमें वेरीफाई वर्ड जोड़ देना शुरू में, वेरिफिकेशन आपका अपने आप ही कंप्लीट हो जाएगा। इसके अंदर भी अराउंड 7 पॉइंट्स हैं, कोई भी 5-6 पॉइंट कर लेना आप इस वाले में, करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट में। ये टॉपिक आपको करना ही है, डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियलिटी वाला, डिस्क्लोजर्स वाला भी, ये भी काम का है। ये फालतू टॉपिक है मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन, इसमें आपको कुछ याद भी नहीं करना, मैंने आपको बता भी दिया कि जो रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट है वही है सेम। और रिपोर्टिंग वाला आपको करना ही है। अब रिपोर्टिंग वाले में कोई मेमोनिक नहीं बनाना, आपको कोई मेमोनिक नहीं बनाना है, ये आपको समझ के याद करना है। मैंने आपको समझा भी दिया तो समझ के आप इसे याद कर लेना, इसमें आपको कोई दिक्कत भी नहीं आई होगी समझने में, ये एकदम सिंपल टॉपिक था। तो हमने ग्रुप ऑडिट का डिटेल में रिवीजन कर लिया है। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।